चलिए, हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे थे और जेनेटिक्स में हम लोग जो है पेडिग्री पढ़ रहे थे, ठीक है। और पेडिग्री में हम लोग कुछ सिंबल देखे थे, 2 सिंबल छूट भी गया था, वो भी बताएंगे अभी। उससे पहले एक वर्ड बताते हैं, हालांकि ये वर्ड काम का नहीं है, लेकिन कहीं कहीं अगर कोई एग्जाम में मिल जाए तो पकड़ लेना इस वर्ड का मतलब क्या है। वर्ड ये है, लिखा होगा तुमको नोट्स में, कहीं तुम देखे होगे ऐसा, प्रोबैंड, ऐसा एक वर्ड लिखा हुआ मिला होगा, ठीक है। और फिर प्रोबैंड में भी 2 टाइप का मिला होगा, एक प्रोपोसिटस, प्रोपोसिटस, और एक प्रोपोसिटा, एक प्रोपोसिटा, ऐसा कोई वर्ड होगा। और ये होगा वहां जहां पे पेडिग्री जस्ट स्टार्ट हुआ है, उसके अगले पेज पे जहां पेडिग्री एनालिसिस लिखा हुआ है ना, वहीं पे। तो इसका मतलब ये जो प्रोपोबैंड है, ये प्रोबैंड, इसका मतलब क्या है, वो पहला पर्सन जो उस खानदान में पहली बार डिसऑर्डर लेके आया। हालांकि कौन लेके आया इसका सही पता तो पूरा खानदान जिंदा रहे तभी पता चले, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस कभी भी अपने आप पे कंप्लीट नहीं होता। हम जहां से पढ़ना स्टार्ट किए, अगर वहां से स्टार्टिंग पॉइंट माने तो कंप्लीट माना जा सकता है। अदरवाइज ऐसा थोड़ी है कि जहां से स्टार्ट किए खानदान वहीं से स्टार्ट हुआ था, उससे पहले भी तो उस जनरेशन का कोई ना कोई होगा। तो हम लोग मानते हैं कि यहीं से स्टार्ट किए, तो ये वो पहला पर्सन फैमिली में जहां डिसऑर्डर हमको मिला उसको प्रोबैंड बोलते हैं। अगर वो लड़की हुई जिसके अंदर पहली बार डिसऑर्डर मिला उस खानदान में, चीटा, चीटा मतलब फीमेल, अगर वो लड़की भी तो प्रोपोसिटा बोलते हैं, और अगर वो लड़का हुआ तो प्रोपोसिटस बोलते हैं। बस यही था इसमें, तो इसमें कोई बड़ा चीज नहीं था। अब आते हैं हम लोग इस पे, सिंबल पे। सिंबल में बहुत सारे सिंबल बताए थे, जल्दी से रिकॉल कराते हैं। डब्बा बना दिया मतलब स्क्वायर बना दिया मतलब नॉर्मल मेल, याद करो इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल मेल। अगर ऐसा अंडा बना दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्मल फीमेल। डब्बे में कुछ नहीं भरना है, नॉर्मल फीमेल। अगर डब्बा को पूरा घेर दिए तो अफेक्टेड, अफेक्टेड मेल। कोई भी रोग उसको हो चुका है, चाहे वो ऑटोसोमल हो, सेक्स लिंक्ड हो, कोई भी रोग, वाई लिंक्ड हो, एक्स लिंक्ड हो, साइटोप्लाज्मिक हो, कोई भी रोग उसको हो रखा है, रोग हो गया है, कैरियर नहीं, हो गया है रोग, अफेक्टेड मेल। और इसका मतलब अंडा पूरा भर जाए तो अफेक्टेड फीमेल। इसके बाद अंडा आधा भरे तो इसका मतलब हम बोले थे कैरियर। बट किसके लिए कैरियर या हेट्रोजाइगस, किसके लिए, फॉर ऑटोसोमल, फॉर ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। और इसमें अगर ऐसा अंडा भर दें तो ये भी कैरियर, सॉरी स्क्वायर भर दें तो ये भी कैरियर या फिर हेटेरोजाइगस, मगर किसके लिए, ऑटोसोमल डिसऑर्डर के लिए। और अगर ऐसा अंडा में एक डॉट दे दें तो ये कैरियर मतलब हेटेरोजाइगस, मगर किसके लिए, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के लिए। और सेक्स में भी फीमेल किसके लिए कैरियर हो सकती है, फीमेल में तो एक्स एक्स ही हो सकता है, तो फीमेल कैरियर फॉर एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। और ऐसा कोई सिंबल मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, मेल हमेशा हेमीजाइगस होता है, मेल के अंदर एक्स वाई कंडीशन में होगा। कोई भी सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर अगर उसको होता है तो वो ऐसा नहीं होगा होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, ऐसा थोड़ी ना वाई 2 को होगा, ऐसा थोड़ी है एक्स 2 को होगा। जहां पर सेम अलीलिक होते हैं, सेम अलील 2 को होते हैं, वहां पर हम बात करते हैं दोनों डोमिनेंट आ जाए तो होमोजाइगस, दोनों रिसेसिव आ जाए तो होमोजाइगस, और दोनों में से एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हो तो हेटेरोजाइगस। मेल में ऐसा है ही नहीं, मेल में ऐसा है ही नहीं सेक्स क्रोमोसोम के पेयर के लिए, यहाँ तो हेमीजाइगस होता है। तो ऐसा सिंबल मिलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है कि एक्स लिंक के लिए मेल कैरियर मिलेगा, कैरियर तो तब होता है ना जब इधर भी एक एक्स होता और इसके माथे पे डोमिनेट और इसके माथे पे रेसिसिव होता है, ऐसा मिलता ही नहीं है, ये कोई सिंबल होता ही नहीं है, ठीक है। इसके बारे में बताए थे, इसका मतलब क्या है, मेटिंग, शादी हो गई है, नॉर्मल मैरिजेज है और डबल लाइन लग गई तो मेटिंग है, लेकिन क्लोज रिलेटिव मेंबर्स के बीच में शादी हो गई है। अच्छा, एक सिंबल बना रहे हैं, बताना पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है क्या रहन, ये सिंबल किस चीज के लिए है, दोनों फीमेल और दोनों मेल नहीं हो शादी कर सकता सर। लिया है ना, हाँ, दोनों नहीं हो लड़की सकता। शादी कर लिया आपस में, है नो सर, नहीं हो सकता। नॉट पॉसिबल। जरूरी नहीं है कि हर सिंबल हो ही, नॉट पॉसिबल। अरे भाई, लड़का लड़का शादी करके करेगा क्या यार। देखो, बायोलॉजिकली शादी करने का मतलब होता है जनरेशन बढ़ाना, बायोलॉजिकली तो यही मतलब होता है, बाकी सामाजिक समाज जाने, ठीक है। लेकिन बायोलॉजिकली तो एक ही मकसद होता है शादी करने का कि जनरेशन आगे बढ़ जाए, अपना स्पीशीज का मेंटेनेंस हो जाए, और कोई मकसद नहीं है बायोलॉजिकली शादी करने का, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये सिंबल पॉसिबल नहीं है। उसके बाद इसमें अगर ऐसा टाइप से कोई दिखा दें कि अंडा गिर के एक लाइन दे दें, या फिर अंडा गिर के डबल लाइन दे दें, या स्क्वायर में डबल लाइन दे दें, मतलब इंडिविजुअल की डेथ हो गई, मर गया इंडिविजुअल, किसी भी कारण से मर गया, तो उसको ऐसे दिखाते हैं। अगर
एक पॉइंट से दो लाइन निकले और उससे सेम सेक्स के दो इंडिविजुअल एक लाइन से जुड़े हुए हों तो उसको ट्विंस मानते हैं। और अगर सेम सेक्स के ये वाला लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है पता है? कि वो दोनों सेम जाइगोट से बने हुए ट्विंस हैं। सेम जाइगोट से बने हुए ट्विंस मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। ट्विंस क्या होता है? एट अ टाइम, ह्यूमन के अंदर एट अ टाइम अगर एक से अधिक इंडिविजुअल का बर्थ हो जाए तो उसको ट्विंस बोलते हैं। अगर सेम सेक्स के हुए तो पक्का है कि वो एक ही जाइगोट से टूट के अलग अलग बने होंगे दो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, तो वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे। ये लाइन बताता है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, ये वाला, ये जो गुलाबी कलर से मैंने बनाया। और ये ब्लू वाला जो लाइन है ये क्या बताता है कि ये ट्विंस है। तो ये ब्लू लाइन तो तुमको यहाँ पे भी दिख रहा है, नीचे वाले में भी देखो, लेकिन यहाँ पे गुलाबी वाला लाइन नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मतलब ये डाइजाइगोटिक ट्विंस है। यहाँ पे दो को फर्टिलाइजेशन हुआ है। अब ये दो को फर्टिलाइजेशन होने के बाद सेक्स अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, इट डिपेंड अपॉन द चांस, मैंने बताया था। तो ये मोनोजाइगोटिक ऊपर वाले दोनों और नीचे वाले डाइजाइगोटिक दोनों। ये सारे सिंबल हमने, ये सारा यूज होगा अभी, ये सारा सिंबल हमने बताया था। दो सिंबल छूट गया था, एक ऐसे, याद करो, ऐसा वाला एक सिंबल था, और इसी से मिलता जुलता एक और सिंबल था, इसके अंदर 5 लिख दिया। अरे इसका मतलब पता होता क्या है? अनस्पेसिफाइड सेक्स, अनस्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड सेक्स। एक बात पता, एक बात जानना, अगर तुम बहुत पुराने लोगों से खानदान में कोई भी चीज पूछोगे पेडिग्री बनाने के दौरान कि आपके फलाने का क्या हुआ, तो बोलेगे यार कोई था, तीसरा नंबर पे लड़का था कि लड़की था पता ही नहीं, लेकिन उसको 4 बच्चा था, इतना जरूर बोलेगी कि उनको 4 बच्चा था। लेकिन तीसरा नंबर पे लड़का था कि लड़की था, मतलब बुरा बुरे पुराने लोग को उतना थोड़ी नहीं याद होता है। मतलब आपके पास एक इंफॉर्मेशन है कि इंडिविजुअल तो है, लेकिन मेल है कि फीमेल है पता नहीं है, तो अनस्पेसिफाइड सेक्स बोलते हैं। अब ऐसा का मतलब क्या? देखो, एक्चुअल में ये जरूरी नहीं है कि बुरे पुराने लोग कुछ बोल दिए पेडिग्री बनाने के दौरान इंफॉर्मेशन देने में तो हम ऐसा सिंबल यूज करें। हम जानबूझ के भी ऐसा सिंबल कई जगह यूज करते हैं। एक बात बताओ, आपने गया उस फैमिली में पता किया, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाया डायरी में पेडिग्री बनाने के लिए, और आपको किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में कुछ इंफॉर्मेशन मिला ही नहीं। मान लिया जाए कि कोई फर्स्ट जनरेशन था, उसके 5 बच्चे हुए, उससे कोई मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं निकला उससे। मान लो कोई मेल था, शादी किया किसी फीमेल से, उसके 5 बच्चे हुए, और 5 में से कोई, मतलब 5 में से मान लो उसके 6 बच्चे हुए, सपोज दैट कि 6 बच्चे हुए, उस 6 में से 5 को किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई, वो लड़का है कि लड़की है मतलब पता नहीं, तो 5 में इससे क्या हुए, 5 बच्चे हुए जिसको कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन एक बच्चा ऐसा हुआ लड़की थी उसको गड़बड़ी हुई, तो उसमें हमने ऐसे दिखा दिया, सपोज दैट कोई भी ऐसा है गड़बड़ी कैरियर मान लो ऑटोसोमल के लिए, और 5 बच्चे ऐसे थे जिसमें 4 लड़के थे और 1 लड़की थी। अब क्या उतना दिखाना यार, जब वो इन्फॉर्मेशन आगे देगा ही नहीं पेडिग्री, उससे पेडिग्री में आगे हमें कुछ हेल्प मिलने ही वाला नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पेडिग्री को शॉर्ट करने के लिए वहां पे उसको ऐसे बना देते हैं। समझ में आया ऐसा क्यों यूज करते हैं? अब ऐसे बना दिया था तो एक स्पेसिफाइड सेक्स हुआ, इसमें 4 पाने का 5 बच्चे थे, मान लो 5 लिख दिया, मतलब 5 बच्चे, यानी कि इस कपल के टोटल 6 बच्चे हैं, और 6 बच्चे में 5 बच्चा जो पहला का है, पहला 5 बच्चा जो पैदा हुआ उसमें कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, लेकिन एक छठी बच्ची जो पैदा हुई उसमें गड़बड़ी आ गया, तो हमें इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिलने वाला नहीं है पेडिग्री में आगे। इस पांचों से आगे पेडिग्री में कुछ नहीं मिलने वाला, उसका शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, पोते हो जाए, कुछ नहीं मिलेगा, जब उसमें डिसऑर्डर ही नहीं है, कुछ कुछ है ही नहीं उसमें, तो फिर क्या मिलने वाला है उसमें? इसलिए उसको हम लोग यूज करते हैं अनस्पेसिफाइड सेक्स के तौर पे, कि चलो भाई उससे कुछ तो पेडिग्री में मिलने वाला है नहीं, पेडिग्री को शॉर्ट करना है। देखो ये सब चीज तुम्हारे पेडिग्री में यूज नहीं होता सिंबल, तुम्हारे में तो बस ये 4, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये बहुत ज्यादा होता है तो ये यूज करते हैं, बाकी तुम्हारे किसी भी पेडिग्री में कहीं पे भी और कोई सिंबल यूज नहीं होता है। तुम देख लेना, अभी पेडिग्री बनाएंगे तुमको अभी देंगे। हाँ, लेकिन वो पूछा जाता है, सिंबल सारा पूछा जाता है एग्जाम में, सिंबल अलग से पूछ लेंगे, पेडिग्री में ही नहीं पूछते। जैसे पेडिग्री में अभी तुमको ये जो बताया ये सब पेडिग्री में नहीं पूछा जाता है, तुम्हारे पेडिग्री में, अरे तुम तो ऑलरेडी 12th लेवल पे पढ़ रहे हो यार, तुम्हारा पेडिग्री ऑलरेडी शॉर्ट छोटी छोटी पेडिग्री देते हैं, 1-2 जनरेशन का, लंबे लंबे खानदान का पेडिग्री उठा के तुमको नहीं देते, इतना कर लो इतना ही काफी है। तो तुम्हारा पेडिग्री तो ऑलरेडी शॉर्ट होता है, उसको क्या शॉर्ट करेंगे, सिंबल यूज करके, ठीक है। हाँ, लेकिन सिंबल पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या, अनस्पेसिफाइड सेक्स, और इसका मतलब क्या, 5
अनएफेक्टेड इंडिविजुअल। अब वो स्पेसिफाई नहीं है कौन इंडिविजुअल, मेल की फीमेल। तो ये थे सिंबल। बोलो सिंबल क्लियर है? यस तुमको क्लियर है जी? अब आते हैं हम लोग किसपे, पेडिग्री पे। अब बनाते हैं एक पेडिग्री पहले, और ये सारे सब बातों को कलेक्ट करके, ठीक है। हमने कहा था डायरी लेके पहुंच जाना उस परिवार के सबसे पुराने लोगों के पास, सबसे बुजुर्ग लोगों के पास। उनके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है। वो अपने माई बाप के, अपने दादा का भी इंफॉर्मेशन दे देंगे, और अपने बेटे, अपने पोते परपोते तक का भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वो उनके पास पहुंच जाना, वो सारे इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो तुम चले गए, पहुंच गए, और जहां तक बूढ़ी माता को याद था वहां तक की बातें वो बता सकती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि तुम्हारे लेवल पे 2-3 जनरेशन का ही पेडिग्री स्टडी होता है, शॉर्ट पेडिग्री पढ़ाते हैं तुम लोग को, ठीक है। इतना ही तुम लोग नहीं कर पाते हो इस लेवल पे, इतना ही लेवल का पढ़ाते हैं। 2-3 जनरेशन, बहुत ज्यादा तो 4 जनरेशन, 4 जनरेशन से अधिक नहीं जाते, ठीक है। तो पेडिग्री यहाँ पे लिखने का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कैसे लिखते हैं, क्या होता है पेडिग्री में यहाँ, तो आओ हम तुमको दिखाते हैं कि पेडिग्री हम लोग लिखते कैसे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, हमने कहा कि एक मेल एक फीमेल है, ये रहा मेल, ठीक है, और ये रही फीमेल, और ऐसा लाइन दिखाया। इसका मतलब क्या हुआ, शादी हो गया, दोनों का शादी हो गया, मेल फीमेल का। अब ये लाइन ध्यान देना, ये ब्लू वाली लाइन, ये ब्लू वाली लाइन क्या बताती है कि उनके बच्चे हो रहे हैं, ठीक है। तो उनके कितने बच्चे हुए भाई, उनके कितने बच्चे हुए, सपोज दैट कि उनके 4 बच्चे हुए, तो उसे 4 लाइन तुम नीचे गिराए, ठीक है, 4 लाइन नीचे गिराए। अब 4 में मान लो कि 2 लड़की 2 लड़का, देखो लड़का लड़की लड़की और लड़का। तो इससे हमको ये कैसे पता चलेगा कि कब लड़का हुआ कब लड़की हुई, उसको पहले लड़का की लड़की, वो भी बताएंगे, अभी रुक जाओ, वो भी बताएंगे। उसके बाद अब ये गुलाबी कलर से शादी दिखाओ, ये शादी का लाइन है, ठीक है, और ये ब्लू वाला कुछ और है। चलो अब क्या हुआ, ये लड़का का भी शादी करा दिया गया, किससे करा दिया गया, लड़की से ही कराएंगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर इनके बच्चे होंगे, अब कितने बच्चे हुए, सपोज दैट कि इनके 3 बच्चे हुए, सपोज दैट कि इनके 3 बच्चे हुए, ठीक है, और इनके 3 बच्चे में से 2 लड़का और 1 लड़की हुई, 2 लड़का और 1 लड़की हुई, ठीक है। अब सपोज दैट कि इसका शादी हो गया, इस लड़की का शादी हो गया, किसी लड़के से शादी करा दिया गया, देखते चलो, और इनके भी क्या हो गए, बच्चे हो गए। कितने बच्चे हो गए भाई, सपोज दैट कि इनके 5 बच्चे हो गए, सपोज दैट, और 5 में 3 लड़की हो गई और 2 लड़का हो गया। अब भाई पेडिग्री तो लंबी बनती जा रही है। अब हमें कैसे पता चले कि फर्स्ट जनरेशन कौन है, सेकेंड जनरेशन कौन है, थर्ड जनरेशन कौन है, फोर्थ जनरेशन कौन है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, रोमन नंबर यूज करोगे दिखाने के लिए। और यहाँ पे ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, यही तो खानदान है, ये वाली लाइन यहीं पे लिखते हैं हम लोग, एक एक एरो में, मतलब एक प्लेन में, और यहाँ पे ये वाली लाइन। आप इस पे क्या करोगे, रोमन नंबर दोगे, 1 2 3 और 4। ध्यान देना, ये रोमन नंबर क्या बताता है, जेनरेशन। ये रोमन नंबर क्या बता रहा है, जेनरेशन। तो ये क्या बता रहा है भैया, ये बता रहा है फर्स्ट जनरेशन। ये रोमन नंबर क्या बता रहा है, जेनरेशन, ठीक। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट जनरेशन के जो 4 बच्चे हुए हैं, अच्छा बताओ, 1 मिनट बताओ, इनके 4 बच्चे हुए हैं कि 5 बच्चे हुए हैं, कैसे पता चलेगा। अरे भैया मैं कह रहा हूं, ये ब्लू वाली लाइन है ना, ये ब्लू वाली लाइन, ये फर्स्ट जनरेशन के हुए बच्चों का लाइन है। और ये जो ये गुलाबी वाली दिख रही है, ये उनके बच्चे का लाइन होता है ना, तो इसमें कंटिन्यूटी रहता, लेकिन नहीं है। उसके नीचे दिखा रहे हैं ना, बच्ची बड़ी हो गई, बच्चे बड़े हो गए तो उनका शादी कराया गया। ये है, ये कंफ्यूज नहीं होना है लाइन को देख के, पेडिग्री बनाना सीखो, इसमें रटना और कुछ नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात, हम क्या बोल रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 इसको भी गिन लेंगे, नहीं गिनेंगे यार। बच्चे कितने वे इस लाइन से देखो, यहाँ पे जाके खत्म हो गया, मतलब 4 ही बच्चे हुए हैं।
और उस बच्चे का नंबरिंग दिखाने के लिए क्या करोगे, 1 ये वाला डिजिट, 1 2 3 और 4, बस। तो इसका मतलब पहला नंबर पे उसको लड़का हुआ है, दूसरे नंबर पे उसको लड़की हुई है, और तीसरे नंबर पे उसको फिर लड़की हो गई, चौथे नंबर पे फिर उसको लड़का हो गया। 4 बच्चा है उसका, ये बता रहा है ये 1 2 3 4। और बाकी वो 1 2 3 4 क्या बता रहा है, जनरेशन बता रहा है। अब अगर तुमसे बोला जाए ऐसे ही, अब जैसे देखो ऐसे इन दोनों के फिर शादी हो गए, इन दोनों का शादी हो गया सेकंड जनरेशन के, तो फिर यहां दिखाओगे 1 2 और 3, इनके 3 बच्चे हैं, ठीक है, इनके 3 बच्चे हैं। अब इसका फिर इन दोनों के शादी हुई है 1 2 3 4 और 5। तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर मैं ये कैसे बताऊं कि सेकेंड जनरेशन का सेकेंड जनरेशन का तीसरा बच्चा क्या था। तो पता है तुम उसको दिखाने के लिए क्या लिखो, क्योंकि 3 अगर लिखेंगे तो 3 तो भाई यहाँ पे जब जनरेशन 4 है तो 4 जनरेशन में अगर 3 लिखा जाए तब तो बहुत जगह 3 दिख जाएगा, 3 जगह तो कम से कम दिखेगा। तो तुम क्या करोगे, अगर मैं बात कर रहा हूं सेकेंड जनरेशन के थर्ड बच्चे की, तो मैं ऐसे लिखूंगा, समझ में आया। इसका मतलब अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो पहले तो मैं सेकेंड लाइन में जाऊंगा, सेकेंड जनरेशन थर्ड ये लड़की है, मैंने बोल दिया लड़की है, बोलो कैसे। अरे मैं सेकेंड रो में गया ना, यहाँ सेकेंड रो में जाओ ना, जनरेशन पहले जनरेशन तब नंबर, तो सेकेंड रो में गए 3 नंबर पे गए, लड़की है वो। समझ में आ रहा है, कैटेगरी समझ में आ रहा है, तुमको आ रहा है जी। यस सर, आ गया। देखो ये यस सर, बेसिक आ रहा बेसिक बातें ये नहीं सीखोगे ना, आगे बहुत लंबी लंबी न्यूमेरिकल होगी। अभी ये छोटी छोटी बातें जो बच्चे को पता नहीं होता है। अब इसमें अगर नोट्स में कोई चीज नहीं है तो ऐड कर लो, आई थिंक नोट्स में सब कुछ होना चाहिए। ये सिबलिंग लाइन है, इसको सिबलिंग लाइन कहते हैं, लिखा हुआ है ही नोट्स में। सिबलिंग लाइन जितने बच्चे होने थे हो गए। अभी मैं इसी में आगे ट्विंस भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। और ये ऑर्डर ऑफ बर्थ, ये 1 2 3 4 ऑर्डर ऑफ बर्थ वो लिखा हुआ है नोट्स में। और ये 1 2 3 4 रोमन नंबर, मैंने तो बहुत बड़ा बना दिया, नोट्स में छोटा ही है, ठीक है। तो ये अच्छा, ये बातें नोट्स में नहीं है तो आप ये चाहो तो ऐड कर लो। अरे वैसे ये आपको आना चाहिए यार, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो 2 नंबर में रोमन नंबर तो जनरेशन बताता है, और ये वाला नंबर ये तो ऑर्डर बताता है कि कितने नंबर का बच्चा है। तो मतलब सेकेंड जनरेशन में जो तीसरे बार में जो बच्चा पैदा हुआ है, ये उसके बारे में बात हो रही है। क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर लेना है तो ले लो भैया, अगर लेना है तो ले लो, नहीं तो यूट्यूब से ले लें स्क्रीनशॉट, अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक है। और अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नहीं है यार, ये सब तुमको समझ में आता है, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब क्या कर रहा हूं मैं, अच्छा मुझे बताना मैं कुछ यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ और मुझे बताना, ठीक है। चलो मैं पूछूंगा, ये सब लिखना मत नोट्स में, सब सीख जाओगे तुम, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। मैं पूछ रहा हूं, ये जो आपके सामने पेडिग्री है, इस पेडिग्री में कौन कौन से इंडिविजुअल अफेक्टेड है। मैंने आपसे पूछा है, अफेक्टेड मतलब उसको रोग है, रोग कौन सा रोग है नहीं पता, लेकिन अफेक्टेड है। मैंने कह दिया अफेक्टेड है मतलब अफेक्टेड है। चलो बताओ जल्दी से, अपना अपना आंसर बोलो। अब कैसे बताना है तुमको मैंने बता दिया है, ये नहीं ये मत बोल देना सर ये वाला ये वो नहीं, डिजिट के साथ बोलो। मैंने बोला कौन कौन से इंडिविजुअल अफेक्टेड हैं, चाहे कोई भी रोग हो लेकिन उसको रोग है, रोग है उसको। चलो बताओ इरहान। सेकेंड रो, सेकेंड ऑफस्प्रिंग। सेकेंड रो नहीं बोलते, सेकेंड जनरेशन का सेकेंड ऑफस्प्रिंग। और उसको ऐसे सेकेंड लिखेंगे, ऐसे जनरेशन। लिखेंगे उसको ऐसे, इसके बारे में बोलेंगे कि ये अफेक्टेड है। समझ में आ रहा है, ऐसे इसके बारे में यस बोलेंगे सर। अफेक्टेड है। और फिर ये भी बोलना पड़ेगा वो अफेक्टेड लड़की है। अंडा है ना, ये अंडा है ना, तो अफेक्टेड लड़की है। चलो तुम बता दिया अगला।
थर्ड जनरेशन का पेरेंट मेल सही पकड़ी है, क्योंकि ये बच्चा नहीं है, ये दामाद है। किसका? ये जो सेकंड जनरेशन है ना, सेकंड जनरेशन वाले लोग जो है ना, कपल, ये उसका दामाद है, ये उसका दामाद है। तो आप यहाँ ये नहीं बोलोगे कि ये थर्ड जनरेशन का, अरे ये बच्चा नहीं है, ये तीनों तो इसके बच्चे हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? इसके साथ आप कुछ डिनोट नहीं करोगे, केवल थर्ड डिनोट करोगे। इसका मतलब ये क्या हुआ? थर्ड जनरेशन के पेरेंट मेल, यानी कि मेल पेरेंट, ऐसे बोलो, मेल पेरेंट वो क्या है? अफेक्टेड है। ये सब चीज आपको कोई पूछने वाला नहीं है एग्जाम में, छोटी छोटी बातें, ये तो मैं बस प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूं, ताकि आप पहले पेडिग्री को समझो तो सही, क्या है पेडिग्री। लोग बाग आते हैं क्लास में, डायरेक्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाते हैं, ना उनको खुद कंसेप्ट क्लियर है और ना बच्चों का कर पाते हैं। फिर बोलेंगे कि बड़ी बड़ी संस्था में पढ़ा रखे हैं, हम फलाना पढ़ा रखे हैं, ढिकाना पढ़ा रखे हैं। अरे भैया जमीनी स्तर का बात कीजिए, आप आकाश पढ़ाए कि पताल पढ़ाए, मतलब वो नहीं है। मतलब ये है कि बच्चा को समझ में कितना आता है। और ये हाँ, ये देखो छोटी छोटी बातें जो बच्चों को समझ में नहीं आता, बच्चा कब है। बोलो ये बात क्लियर है? अब हर बातें नोट्स में लिखा नहीं जाता, लिखना है तो अपनी भाषा में लिख सकते हो, लेकिन मैंने यस बेसिक सर। बातें मैंने क्लियर किया है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने कंसेप्ट पर, और अब हम पढ़ेंगे पेडिग्री। हाँ बोलो। थर्ड जनरेशन में अगर 2 फीमेल रहती तो फिर उसमें नंबर भी दिखाते हैं? 2 फीमेल थर्ड जनरेशन में, ऑब्वियस सी बात अगर है यार, रहती हर तो बच्चे फिर के लिए नंबर दिखाएंगे। तो सर उसमें तो 2 दामाद हो जाता ना। तो यहाँ आराम से 2 दामाद होगा यार। तुम इस वाले में देखो ना, इस वाले में क्या इस लड़की का शादी नहीं होगा? और क्या इस लड़के का शादी नहीं होगा? 2 दामाद होगा, बहू भी 2 होगी। अगर सेकंड जनरेशन में देखो 2 बेटी है ना, और तुम बोल रहे हो थर्ड जनरेशन में अगर एक बेटी और होती तो 2 दामाद होता ही होता। अब बेटा 2 है तो बहू तो 2 होगी, होनी ही होनी है, वो तो अंडरस्टूड है। सर तो इसमें वो जो दूसरा है दामाद या फिर तो फिर उसके लिए तो सर कुछ सिंबल नहीं, ये नहीं ना है किसके थर्ड जनरेशन उसके की बात कर रहे स्पेसिफिक? हो तुम या सेकंड? थर्ड में। थर्ड में पहली बात 2 बेटी इसके है अलावा नहीं। एक और। थर्ड में पहली बात 2 हाँ। बेटी है नहीं। तुम अपने हम्म, मन से ऐड नहीं करोगे, कुछ भी ऐड नहीं करोगे अपने मन से। तुम अपने मन से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैंने कह दिया कि इसमें एक और बेटी है, चलो मैंने अगर क्वेश्चन में दिया है, तभी तुम अपने मन से कुछ भी नहीं मानोगे, कुछ भी नहीं। तो ये 4 नंबर मैंने बोला। चलो अब बोलो तुम क्या बोल रहे हो। सर अगर इसका भी शादी हुआ रहता तो हम लोग जो अफेक्टेड मेल पेरेंट मेल है उसको वैसे ही डिनोट करते जैसे कर नहीं, रहे थे। हाँ ये सही सवाल है, अच्छा सवाल है। तब इसको ऐसे डिनोट करते हैं। हमने क्या कहा है? मेल पेरेंट फर्स्ट, फर्स्ट मेल पेरेंट ऐसे बोलते हैं। क्योंकि देखो ये दोनों अपने आप में एक पेरेंट बनेंगे शादी करके। कौन दोनों? ये दोनों अपने आप में शादी करके एक पेरेंट बनेंगे। ये भी किसी के साथ शादी करेगा तो अपने आप में एक पेरेंट बनेगा। ये भी किसी के साथ शादी करेगा तो अपने आप में एक पेरेंट बनेगा। और ये भी अपने आप शादी करेगा किसी से तो अपने आप में एक पेरेंट बनेगा। तो इसमें जो फर्स्ट पेरेंट है, फर्स्ट पेरेंट का मतलब ये नहीं कि फर्स्ट जनरेशन, समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट पेरेंट का मतलब जो पहली लड़की हुई थी तो उसका शादी किया गया किसी दामाद से, किसी को दामाद बनाया गया, ये उसके बारे में बात चल रही है। और ये सब आपसे कोई एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, बोल तो रहे हैं। आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बताया जा रहा है। क्लियर है? यस सर। चलो और चीजें देखो, और चीजें देखो। चलो अब मैंने क्या किया, सपोज दैट सारी वेरिएशन हम आपको दिखा देते हैं। अब बोलो कुछ समझ में आया? यहाँ भी 2 लिखोगे और यहाँ भी 2 ही लिखोगे, फिर यहाँ 3 लिखोगे। क्या बोले, समझ में आया? डायजागोटिक ट्विंस है, 2 क्यों लिखे? अरे यार सेम टाइम पे दोनों का जन्म हुआ है। अब ये मत बोल देना आधा घंटा का फर्क था, वो सब नहीं होता यहाँ जेनेटिक्स में। सेम टाइम पे मतलब जनरेशन सेम होगा, सेम जनरेशन में सेम टाइमिंग पे, ऑर्डर जो बात करेंगे सेम टाइमिंग पे।
और ये दोनों क्या है आपस में, डाइजैगोटिक ट्विंस है, क्योंकि सेक्स अलग अलग है तो पक्का डाइजैगोटिक ही होंगे, और लाइन दिखाए भी नहीं। क्लियर है, ऐसे ही वेरिएशन होता है यार, लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स पेडिग्री आपको पूछी जाती है नहीं। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब आप एमबीबीएस में जाओगे, 3rd ईयर में पढ़ोगे जेनेटिक्स, तो वहां आपको ये सब चीजें काम में आएगी कि पेडिग्री का क्या बेसिक्स है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम पेडिग्री की तरफ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ इसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो अभी, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। नो सर। चलो तुमको जी, चलिए अब हम करते हैं क्या, जेनेटिकल डिसऑर्डर का स्टडी। देखिए बच्चों क्या है ना कि जेनेटिकल डिसऑर्डर इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, जितने भी जेनेटिकल डिसऑर्डर है सबको पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको मोटा मोटी बात करता हूं कि अगर हम जेनेटिकल डिसऑर्डर की आपसे बात करते हैं तो उसको हम लोग मोटा मोटी 2 कैटेगरी में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक को बोलते हैं हम लोग क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर में गड़बड़ी जीन में होता है, ये पॉइंट नोट करो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में गड़बड़ी जीन में होता है, और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में गड़बड़ी क्रोमोजोम में होता है। क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में भी गड़बड़ी हो सकता है और क्रोमोजोम के पूरे नंबर में गड़बड़ी हो सकता है, नंबर में इवन पूरा सेट में गड़बड़ी हो सकता है, ये भी हो जाता है कभी तो वो सब क्रोमोजोमल डिसऑर्डर होता है। लेकिन हम जो पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस में हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर का स्टडी करते हैं। क्लियर, जहां पर गड़बड़ी जीन में है, जहां पर डिसऑर्डर जीन काउज करा रहा है, क्रोमोजोम ना। क्लियर है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर को देखना चाहते हैं। बच्चों मैं बता दूं, अगर मैं मोटा मोटी तौर पे बात करूं मेंडल के बारे में, आपने पूरा मेंडलिज्म पढ़ा है, मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में अगर मैं मोटा मोटी आपसे बात करूं तो मैं इसको मोटा मोटी 3 कैटेगरी में पहले डिवाइड करूंगा। क्या क्या सुनना ध्यान से, मोटा मोटी 3 कैटेगरी में। एक तो क्या, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक, एक क्या, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, सारा बात नोट्स में लिखा है, बस ध्यान से सुनते चलो। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, और एक क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस, क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस, क्योंकि ये भी मेंडल के टाइमिंग से ही सब चीज पता चलने लग गया था। ठीक है, अब क्या है, अरे क्रोमोजोमल कह रहा हूं यार, सॉरी, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्योंकि ये भी जीन से ही मतलब कि इनहेरिटेंस हो रहा है, यहाँ पे भी जीन से रिलेटेड सारी बातें होती है, क्रोमोजोम से रिलेटेड नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए उसको भी हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर में स्टडी करते हैं, अगर उसकी इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं तो। ठीक है, तो पहली बात तो इस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कोई डिसऑर्डर नहीं है, कहीं पे जो गड़बड़ी होती है तो उसको हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो यही 3 चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं, किसमें, पेडिग्री एनालिसिस में, एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब आते हैं ऑटोसोमल में। ऑटोसोमल में 2 केस होता है, एक होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक होता है ऑटोसोमल रिसेसिव। मतलब ऑटो, अभी हम सारी बातें करेंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट में डिसऑर्डर कौन काउज करा रहा है, डोमिनेंट अलील ही डिसऑर्डर काउज करा रहा है, और ऑटोसोमल रिसेसिव में रिसेसिव अलील ही डिसऑर्डर काउज करा रहा है, डोमिनेंट नहीं, डोमिनेंट नॉर्मल है यहाँ पे। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, इसको देख के क्या शिक्षा मिलती है, जहां डोमिनेंट अलील क्या है, एबनॉर्मल है, पता चला। हमेशा रिसेसिव अलील ही हार्मफुल नहीं हो सकता है, हमेशा रिसेसिव अलील ही हार्मफुल नहीं हो सकता है, कभी डोमिनेंट अलील भी हार्मफुल हो सकता है। समझ गए, इससे ये पता चलता है। हाँ, इधर सेक्स लिंक में आते हैं। सेक्स लिंक में फिर 2 प्रकार का, एक तो क्या, एक्स लिंक्ड, और एक तो क्या, वाई लिंक्ड, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। और आपको पता है ये वाई लिंक्ड जो होता है ये कैसा इनहेरिटेंस शो करता है, याद करो, हॉलैंड्रिक, याद आया, हॉलैंड्रिक। और एक्स लिंक्ड कैसा करता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, कुछ याद आ रहा है, क्रिस क्रॉस यस सर। इनहेरिटेंस, यानी कि वाई तो बाप से बेटा, बेटा से बेटे, बेटे ऐसे चलते जाएगा, और एक्स में बाप से बेटी, माए से बेटा, फिर बेटा से बेटी, फिर बेटी से बेटा, ऐसे चलेगा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पढ़ाए थे, याद करो। अब इस एक्स लिंक्ड में भी 2 प्रकार का बात हो जाता है, एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव। और वाई लिंक्ड में डोमिनेंट रिसेसिव नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलवेज हेमीजाइगस कंडीशन में ही होगा, इसलिए यहाँ पे आप डोमिनेंट रिसेसिव मत चक्कर लगाना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वही बात, ऐसा अलील जो एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है
लेकिन डोमिनेंट है वो डिजीज काउज करता है। देखो फिर से वही बात, जरूरी नहीं है कि हमेशा रिसेसिव डिजीज काउज करे, डोमिनेंट भी करता है। एक्स लिंक डोमिनेंट भी है और ऑटोसोमल डोमिनेंट भी है, दोनों में डोमिनेंट एलील डिसऑर्डर काउज कर रहा है। देखो तो अब आते हैं ऑटोसोमल सॉरी एक्स लिंक रिसेसिव में, यहाँ रिसेसिव एलील डिजीज काउज कर रहा है। ठीक है, अभी हम इसको और डिटेल में खोल खाल के देखेंगे, ये मैंने आपको आउटलाइन दिया। तो कुल मिला के मोटा मोटी तौर पे हम लोग को कितने इनहेरिटेंस पढ़ने, मैं इनहेरिटेंस की बात करता हूँ। इनहेरिटेंस, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट, दूसरा ऑटोसोमल रिसेसिव, तीसरा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, चौथा एक्स लिंक्ड रिसेसिव, पांचवा वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस और छठा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। पेडिग्री से यही 6 बातों का हम स्टडी करते हैं। समझ में आया पेडिग्री में तुम पढ़ते क्या हो? मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हो, मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हो, क्रोमोजोमल का नहीं पढ़ते। बच्चा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस में भी खोजते रहता है कि कैसे पेडिग्री बनाए, उसको क्लियर कट कोई बताए तो बेसिक से। ये पेडिग्री एनालिसिस है ही मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए, जेनेटिकल डिसऑर्डर के लिए हम पढ़ते हैं। क्लियर है? तो ये मोटा मोटी 6 चीजों के लिए। अब हम क्या करते हैं, देखो वाई लिंक्ड और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में सिंपल है, पता है क्या तुमको? उसमें ना पेडिग्री पहचाना सिंपल है। एक पेडिग्री बना के दें, इसी में दें क्या, इसी में बना देते हैं। ठीक है, पहचानना गौर से, पहचानना गौर से। पहली बात तो ये वाला हटाओ, ये हटाओ, इससे गड़बड़ हो जाएगा, ये तुम्हारे लेवल पे है नहीं। पहली बात तो ये हटाओ, इससे बहुत बड़ा, क्योंकि ये सब और डिटेल में स्टडी करोगे तुम एमबीबीएस में, यहाँ तो बहुत चीज शॉर्ट में बता रहे हैं तुमको। हाँ चलो, हम तुमको कुछ पेडिग्री दे रहे हैं, पहचानना ये कैसा इनहेरिटेंस है। ठीक है, अरे 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ चलो पहचानो ये पेडिग्री किसका है, कौन से इनहेरिटेंस का, पहचान सकते हो? हॉलेंड्रिक मतलब वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। वाइलिंग। सिंपल है, बाप बीमार सारा बेटा बीमार, बाप बीमार सारा बेटा बीमार, देख लो। और एक बात मैं ये भी बता देता हूँ, अगर कोई भी इनहेरिटेंस एक जनरेशन में एप्लीकेबल है तो हर जनरेशन में एप्लीकेबल होगा, बस क्रॉस पॉसिबल होना चाहिए वहां पे। जैसे मैंने क्या बोला कि ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है, मतलब बाप में अगर बीमारी है उसका जितना बेटा होगा उन सब में बीमारी होगा। जैसे देखो यहाँ बाप बीमार, 3 बेटा है, तीनों बेटा बीमार है, तीनों बेटा बीमार है। यहाँ देखो बाप बीमार, इसका 2 बेटा है, दोनों बेटा बीमार है। इस दोनों बेटा का भी जो शादी होगा ना उसका भी बेटा बीमार होगा। बच्चा बोलता है सर इसको क्यों नहीं बीमार किए, इसको इसको। अरे बेटा एक बात बताओ, यहाँ इसको क्यों बीमार करेंगे, क्यों बीमार करेंगे? क्या ये बेटा है उस फैमिली का? दामाद है, ये दामाद, दामाद कहाँ से आया मुझे क्या पता, हम दूसरे देश से उठा के ले आएंगे? हाँ, मेरा खानदान क्या है क्या? अब मेरे खानदान में वो आया है, वो दामाद है, बेटा नहीं है। यहाँ वाइलिंग इनहेरिटेंस क्या चलता है, मतलब कि फादर टू सन, ऐसा नहीं कि दामाद में जा रहा है जीन। दामाद तो किसी और का बेटा है जिसको तुम उठा के ले आए हो। ठीक है, तो हाँ ये बात पक्की है कि इसका जो बेटा होगा और इसका जो बेटा होगा उसमें डिसऑर्डर जाएगा, फिर उसके बेटे में भी जाएगा। तो वाइलिंग, वाइलिंग पहचाना सिंपल है, बोलो पहचान लोगे वाइलिंग? अरे बोलो। यस सर, पहचान लेंगे। अब आ रहा है, अब एक और सिंपल। अच्छा एक बार बताओ, क्या तुमको हम बताएं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है मैटरनल इनहेरिटेंस होता है, यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस होता है, याद आया? कुछ याद आया? यस सर। क्यों क्यों यस सर। क्यों क्यों? क्योंकि इसका जीन कहाँ लोकेटेड होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। और जाइगोट में मेनली साइटोप्लाज्म मदर का जाता है, फादर का नहीं जाता है। तो ये साइटोजीन के बारे में बात चल रही है, जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की जीन है, ये उसके बारे में बात चल रही है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। और उसमें कोई गड़बड़ी है, और अगर उसमें गड़बड़ी माता जी में है तो सारे के सारे बच्चे में होगा। बोलो यस और नो? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के केस में माँ बीमार
सारा बच्चा बीमार। साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूँ, वायलिंग की नहीं। अरे साइटोप्लाज्म तो माँ बेटा बेटी सबको देगी। तो इसको भी पहचानना सिंपल है, बताओ कैसे। देखो यहाँ चलो देख के बताओ, देख के बताओ। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। माँ बीमार, सारा बच्चा बीमार। अब बच्चा यहाँ क्या सवाल खड़ा करता है, वो बच्चा नहीं जो यहाँ पैदा हुआ है, बच्चा पढ़ने वाला, वो बच्चा यहाँ सवाल क्या खड़ा करेगा कि सर इसके बाद ये डिसऑर्डर आगे नहीं काहे क्यों नहीं गया। आप तो बोलते हैं कि जो पेडिग्री मतलब कि जो इनहेरिटेंस एक जनरेशन में एप्लीकेबल है वो हर जनरेशन में होगा। अरे हाँ होगा, मैंने ये भी कहा अगर क्रॉस पॉसिबल हो तो। एक बात बताना, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मतलब माँ बीमार सारा बच्चा बीमार। तो माँ बीमार सारा बच्चा बीमार मतलब वो जीन साइटोप्लाज्म में ही जाके बीमारी काउज करेगा। तो ये जो बेटा है उसका, इस माँ का ये जो बेटा है उसके साइटोप्लाज्म में, ये जब शादी कर रहा है तो अपने चारों बच्चे को ही तो साइटोप्लाज्म देगा ही नहीं। साइटोप्लाज्म तो इसकी वाइफ देगी और इसकी वाइफ तो नॉर्मल है, तो इसके बच्चे में हम डिसऑर्डर क्यों दिखाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात, ये सब टेक्निकल बात है, समझ रहे हो। यस सर। बहुत टेक्निकल बात है ये, और ये रटने से नहीं आता, ये सब समझने से आता है। अभी हम पेडिग्री करेंगे, सारी बातें आपको एक्सपीरियंस में आ जाएगी, ठीक है। तो ये बातें हो गई क्या कि वाई लिंक्ड और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को पहचानना बहुत सिंपल है। पेडिग्री देखते ही पेन पेपर उठाए बिना पहचान लेना। बाप बीमार सारा बेटा बीमार, बेटी नहीं, बाप बीमार सारा बेटा, बेटी एक भी बीमार हो गई अगर तो पक्का वो वायलिंग नहीं है। बाप बीमार और बेटी अगर बीमार हो गई तो वायलिंग नहीं है, चाहे बेटा बीमार हो या ना हो, बेटी नहीं होनी चाहिए। बाप बीमार सारा बेटा बीमार, वायलिंग कन्फर्म। माँ बीमार सारा बच्चा बीमार, सारा बच्चा बीमार, बेटा बेटी कुछ नहीं, माँ बीमार सारा बच्चा बीमार, साइटोप्लाज्मिक। ऐसा अगर तुमको कोई भी जनरेशन में ऐसा काम दिख गया मार दो टिक, वायलिंग या साइटोप्लाज्मिक। अब ये मतलब कि ये 5 नंबर और 6 नंबर तो इजी है, इसको पहचानना तो बहुत इजी है, इजी से भी इजी है, बहुत सिंपल। उसको तो तुम पहचान भी लोगे, उसमें तुम कभी गलती नहीं करोगे। अब फंसता है बच्चा कहाँ, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। मैं बताऊं इसमें बच्चों का ना लंका लग जाता है, लंका लंका लग जाता है, बच्चा का हड्डी अंदर से गल जाता है, गल जाता है क्वेश्चन लगा। और देखो होता क्या है, कारण बताता हूँ, कारण क्या है। बच्चा ना डायरेक्ट हाई लेवल का क्वेश्चन पे आ जाता है, गलती यही करता है बच्चा। जब वो स्टडी कर रहा होता है, प्रिपरेशन कर रहा होता है नीट की, वो डायरेक्ट हाई लेवल का क्वेश्चन से खेलता है। और गलती उसकी भी नहीं है, गलती उसके टीचर की है। पहले बेसिक क्वेश्चन कराइए, उसके बाद जाइए हाई लेवल के क्वेश्चन पे। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट हाई लेवल का क्वेश्चन पे नहीं, मैं भी आता हूँ। मैंने पिछली साल जहां जेनेटिक्स पढ़ाया उनको डायरेक्ट हाई लेवल का क्वेश्चन कराया, बच्चे कैच कर लिए यार, बच्चे पे डिपेंड करता है, बच्चों ने कैच कर लिया, डायरेक्ट मैंने हाई लेवल का कराया। लेकिन आज जो मैं तुमको पढ़ाऊंगा पहले लो लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए मैंने नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके भेजा है, क्योंकि अभी मैं बैचेज में पढ़ा रहा हूँ ना, उस टाइम स्पेशली बच्चों को पढ़ा रहा था, 2 बच्चों को, तो वो डायरेक्ट कैच कर लिया हाई लेवल की बातों को, तो वहां मुझे ज्यादा माथा पीछी नहीं करना पड़ा। लेकिन अभी मैं बेसिक से चलूंगा। तो आज मैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव के बारे में बेसिक बातें करूंगा, और उसी पे 3 बेसिक न्यूमेरिकल कराऊंगा। और अगर आज की न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गई तभी आपको कल का क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं पहले वो बेसिक बात क्या है। मैंने क्या कहा कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमें बेसिकली अब मोटा मोटी बात अगर मुझे करना है तो 1 सेकेंड, हाँ, मुझे अगर मोटा मोटी बात करना है तो मेंडेलियन डिसऑर्डर की मुझे 2 डिसऑर्डर के चर्चा करना है। और वो 2 डिसऑर्डर कौन है, एक तो हम बात करेंगे यहाँ पर ऑटोसोमल, और एक बात करेंगे सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक, और एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। और मैंने कहा
सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में वाई लिंक्ड को पहचानना बहुत आसान है, इसीलिए अब हम यहाँ पे ये लाइन काट के सेक्स लिंक को काट के एक्स लिंक कर देते हैं। समझ में आया इसका ऐसा क्यों? समझ गए ना? वो दोनों तो मैंने छाड़ दिया, ये वाला वो तो इजी है, उसको तो तुम पहचान ही लोगे, हंसते इसमें हो। अब ऑटोसोमल को फिर मैंने कहा कि इसको दो कैटेगरी में पढ़ेंगे हम लोग। एक तो क्या भैया, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एडी का मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट, और एआर का मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव, और यहाँ एक्सडी का मतलब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर अपने आप कंसीडर है वहां पे। एक्स आर का मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव। क्लियर है? चलें, चलिए पहले बेसिक बातें करते हैं, तब न्यूमेरिकल पे जाए। ये सारी बातें नोट्स में बहुत अच्छे से लिख के भेजा मैंने, टेंशन मत लो, नोट्स में बहुत अच्छे से लिख के भेज दिया मैंने, उसके लिए तुमको टेंशन नहीं लेना है। चलिए आते हैं बेसिक कुछ बातें करते हैं। अरे मैंने क्या बोला यार, देखो किसी भी केस में मेंडेलियन डिसऑर्डर बात कर रहे हो ना, मेंडल क्या कहते थे, हर जीन की बात चल रही है, जोड़े में मिलता है, बोलते थे कि नहीं बोलते थे, बोलो। और अगर वो जीन है जोड़े में मिलता है तो जोड़ा तो उसका होना चाहिए, डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो। हाँ मेल के चक्कर में पड़ेगा, वहां डोमिनेंट रिसेसिव एक साथ नहीं होता है, वहां तो सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होता है। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील ये लिखो पहले भैया, समझ रहे हो मेरी बात? डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील हर जगह, डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील लिखो भैया सबसे पहले। ये बातें नोट्स में नहीं, अभी जो लिख रहा हूं मैं अभी लाल वाला, ये आप ऐड कर लेना अपने नोट्स में, डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील। पहले तो आप सबसे पहले डिसाइड करो कि कौन डिजीज काउज करेगा, डोमिनेंट या रिसेसिव। तो डिजीज कौन काउज करेगा, तो डिजीज में ही लिख रखा है यार, है ये तो डिजीज में ही लिख रखा है, डोमिनेंट डिसऑर्डर है। तो बोलो यहाँ पे डिजीज काउज करने वाला अलील कौन है, डोमिनेंट। तो अब नॉर्मल ये हुआ, बोलो जल्दी, यस और नो, मतलब हार्मफुल हुआ ये, अब नॉर्मल या हार्मफुल बोलो इसको, यस और नो। और ये क्या हो गया भैया, ये तो नॉर्मल है यार, ये तो नॉर्मल है, ये तो डिजीज काउज कर ही नहीं रहा है यहाँ पे, ये तो नॉर्मल है। अच्छा चलो एक एक करके अब पूरा कंप्लीट करते जाते हैं टेबल। देखो बात बताओ, अगर ऐसा है कि ध्यान से रटना मत, बता रहा हूं मैं, गर्दा उड़ा दूंगा अगर रटने की कोशिश करे तो। ये चारों टेबल बच्चा जो छत पे दौड़ लगा के रटने लगता है, गधा सब, रटोगे नहीं, ये समझोगे। जो समझ लिया वो पेडिग्री का क्वेश्चन बनाएगा नहीं, क्वेश्चन क्रिएट करेगा, क्वेश्चन मेकर होगा वो, क्वेश्चन मेकर पेडिग्री का। और लोग बाग से क्वेश्चन बनता नहीं है, सॉल्यूशन नहीं बनता है, तुम क्वेश्चन बनाओगे। और बोलो इससे ज्यादा क्या पढ़ाऊं मैं, तुम क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं। इसलिए ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। डोमिनेंट अलील डिसऑर्डर काउज करता है, तो एक बात बताओ, डिसऑर्डर काउज करना ही यहाँ पे एक्सप्रेशन है या नहीं है, ये सुनो, माइक ऑन रखो ईरान, जब बोलेंगे बंद करने तो कर लेना। डिसऑर्डर काउज करना ही यहाँ पे एक्सप्रेशन है या नहीं है, जीन एक्सप्रेशन। यस सर है। तो डोमिनेंट अपने आप को दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करता है कि नहीं करता है, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस, सॉरी हेटेरोजाइगस और हाँ होमोजाइगस, दोनों ही केस में अपने आप को एक्सप्रेस करता है कि नहीं करता है। तो बताओ यहाँ पे डिसऑर्डर हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस दोनों ही केस में डिसऑर्डर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ एक केस में नहीं दोनों होगा, में हो जाएगा। होमोजाइगस रिसेसिव के केस में डिसऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि डिसऑर्डर होने के लिए जीन का एक्सप्रेशन जरूरी है, वो जीन जो डिसऑर्डर कराता है। तो होमोजाइगस रिसेसिव के केस में एक भी डोमिनेंट एलील है ही नहीं है, तो डिसऑर्डर होगा कहां से? टेक्निकली समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। रटोगे इसको? नो सर। हाँ रटोगे नहीं। अच्छा पहली बात कि यहाँ पे डोमिनेंट एलील डिसऑर्डर काउज करता है। अच्छा एक बात बताना,
ऑटोसोमल जो जीन होता है, क्या वो कभी भी अलग अलग सेक्स के अंदर अलग अलग होता है क्या? मेल और फीमेल के अंदर सेम ही होता है? नो सर। वहां तो मेल फीमेल का चक्कर ही नहीं है। हाँ, सेक्स क्रोमोसोम के अंदर ये चक्कर पड़ेगा, मेल फीमेल का जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो हम वहां सेक्स वाले में बात करेंगे अभी, एक्स लिंक वाले में, लेकिन यहाँ तो कोई चक्कर है नहीं। तो इसका ऑटोसोमल को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? कैपिटल ए और स्मॉल ए से, यस और नो? तो आप क्या यस कहोगे सर। कि 3 जीनोटाइप यहाँ पे पॉसिबल है, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। ऑटोसोमल के केस में यही जीनोटाइप पॉसिबल होता है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। बताओ पहला वाला क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट। दूसरा वाला क्या है? हेटेरोजाइगस। डोमिनेंट बोलना जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड है। और यहाँ क्या? होमोजाइगस रिसेसिव। यहाँ पे भी पहला वाला होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव। चलो पहले कॉलम को हम भर रहे थे। एक और बात बताओ, हमने तुम्हें क्या सिखाया? हमने तुम्हें यही सिखाया कि भैया यहाँ पे डोमिनेंट एलील डिसऑर्डर काउज कर रहा है। तो देखो यहाँ पे 2 डोमिनेंट एलील है, पक्का डिसऑर्डर होना है, पक्का ये डिजीज होगा। इसको डिजीज होगा या इसी को बोलोगे तुम क्या? अफेक्टेड, यस और नो? ये मेल भी हो यस सर। सकता है, ये फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि ऑटोसोम सेक्स डिसाइड नहीं करता है। समझ रहे हो? अरे बोलो। यस सर। तो हाँ ये सर। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि ऑटोसोम सेक्स डिसाइड नहीं करता है। अगर डोमिनेंट एलील आ गया तो डिसऑर्डर होना है। बताओ दूसरे वाले केस में डिसऑर्डर होगा कि नहीं होगा? यस सर, हो जाएगा। पक्का होगा यार, डिजीज होगा उसको, कैरियर फेरियर नहीं, डिजीज होगा, डिजीज, रोग हो जाएगा उसको, रोग, क्योंकि डोमिनेंट डिसऑर्डर है। एक भी डोमिनेंट एलील आ गया तो एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन होगा। तो इसमें भी आप वही बोलोगे, डिजीज्ड या अफेक्टेड। मेल बोलो या फीमेल, दोनों का सेम। तीसरा वाले केस में नॉर्मल होगा, समझ रहे हो? यस तीसरा सर। वाला चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो नॉर्मल होगा। समझ में आया क्या बोले हम? अरे यस बोलो। सर। और यही बच्चा यस सर, समझ गया। रटता है, टीचर आके पुर्जा लेके आता है क्लास में, टीचर पुर्जा लेके आता है, मोबाइल में फोटो खींच के आता है, और देख देख के एक टेबल बनवाता है और रटाता है, और बच्चा का भविष्य बर्बाद करता है। यही चल रहा है मार्केट में। गुस्सा उठता मुझे तो देख के ऐसे टीचर पर। और ये मैम लोग आती है ऐसे कपड़े पहन के, बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए बच्चा भी बनता है। बच्चा को पता नहीं कि टेबल रटना नहीं है। मुझे गुस्सा था, मैं देखा हूं आंखों से बच्चों के टेबल रटते हुए, रट रहा है कि कैपिटल ए डिजीज करा देगा। अरे भैया क्यों रट रहे हो यार? ये रटने की चीजें है ही नहीं। इतना पता होना चाहिए कि डोमिनेंट अपने आप को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों ही कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। रिसेसिव अपने आप को केवल होमोजाइगस केस में एक्सप्रेस करता है। बस ये पता होना चाहिए। ऐसे अगर तुम देखो, अगर ये पता है ना, अभी देखना ये सेकंड वाला कॉलम तुम लोग खुद भर दोगे। चलो, यहाँ डिसऑर्डर किसका है? रिसेसिव का है। तो बताओ डोमिनेंट या रिसेसिव, कौन सा अलील एबनॉर्मल है? जल्दी बोलो। डोमिनेंट एब्नॉर्मल है। अरे भाट, डोमिनेंट एबनॉर्मल है। यहाँ क्या लिखा? ऑटोसोमल रेसेसिव। रिसेसिव। रेसेसिव एबनॉर्मल ये रेसेसिव। है। एबनॉर्मल बोलो या फिर हार्मफुल बोलो, हार्मफुल। ये है। और नॉर्मल है डोमिनेंट, नॉर्मल है डोमिनेंट। अब आते हैं इसके जीनोटाइप के फिनोटाइप पर। पहले वाले में तो एक भी रिसेसिव एलील है ही नहीं, रिसेसिव एलील तो उसको है ही नहीं। तो बताओ ये नॉर्मल होगा, डिजीज होगा, क्या कैसा होगा? नॉर्मल होगा। नॉर्मल। मेल मेल या भी हो फीमेल। सकता है और फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि ऑटोसोम सेक्स डिसाइड नहीं करता है। अब आता है सेकंड वाला केस। अच्छा एक बार बताओ, सेकंड वाले का केस फिनोटाइप क्या होगा? नॉर्मल या एबनॉर्मल? फिनोटाइप। एब्नॉर्मल। पागल, रिसेसिव क्या आपने? यही फिन तो पूरा राम कहानी अच्छा, सिखा दी हाँ है, पूछ रहा है दिखाता सीता नहीं है। किसका पति है। रिसेसिव अपने रिसेसिव नहीं। आप को होमोजाइगस में ही एक्सप्रेस करता है, चाहे वो रोग यस का सर। एक्सप्रेशन हो, चाहे वो किसी और चीज का एक्सप्रेशन हो। यहाँ रिसेसिव रोग करा रहा है ना। अरे रिसेसिव अपने हाँ। आप को एक्सप्रेस ही होमोजाइगस में करता है यार। यहाँ यस सर, हेट्रोजाइगस में रिसेसिव रोग नहीं होमोजाइगस। करा सकता। बोलो समझ में आ रहा है? तुमको आ रहा है जी? ये यहाँ पे यस सर, नॉर्मल आ रहा है। होगा, फिनोटाइप। हाँ, लेकिन एक वर्ड लगाएंगे आगे इसके साथ, नॉर्मल बट कैरियर। क्या लगाएंगे वर्ड?
बट कैरियर मतलब बट हेटेरोजाइगस कैरियर। है ये। कैरियर का मतलब क्या, कि वो उस डिजीज को काउज करने वाले अलील रखते हैं, लेकिन उनको रोग नहीं है। समझ में आ रहा है? वो अगले जनरेशन में रोग का जिम्मेवार हो सकते हैं, कंफर्म नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन उनको खुद को रोग नहीं है। यानी कि ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में जीनोटाइप दो प्रकार का और फिनोटाइप एक हो सकता है। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ए, दोनों का फिनोटाइप एक होगा, नॉर्मल। बोलो, बात समझ में आया? यस थर्ड सर। वाला, थर्ड वाला ले लो। ये इसको क्या, ये नॉर्मल या एबनॉर्मल, मतलब डिजीज या क्या? डिजीज। डिजीज, इसको डिजीज होगा, क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर है। होमोजाइगस के केस में रिसेसिव एलील खुद को एक्सप्रेस करता है, तो ये अफेक्टेड मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकती है। यहाँ पे भी ये मेल भी हो सकता था, ये फीमेल भी हो सकता था। बोलो, ऑटोसोम का बात क्लियर है? यस सर। ये बात क्लियर है भाई, तभी से होगा खेल, तभी समझ में आएगा, खेल तभी समझ में आएगा। और यही क्लियर नहीं होता है बच्चा को, बच्चा पूरा दुनिया घूमते रहता है, कुछ नहीं होता है उससे, जलेबी की तरह घूम जाता है, बीच में उसी का छका जाता है, क्या पता नहीं। अब आते हैं इसमें एक्स लिंक्ड में, ठीक है, एक्स लिंक्ड में आते हैं। चलिए, क्या लिखा है? डोमिनेंट। अच्छा, अब यहाँ पे पहले ये लिख लो कि डोमिनेंट लिखा है, तो एबनॉर्मल कौन है? डोमिनेंट, और क्या? एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, या फिर बोलो हार्मफुल, डोमिन। हार्मफुल। अच्छा एक मिनट, मैं एबनॉर्मल मतलब कि डोमिनेंट और रिसेसिव को अलग अलग केसेस में अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ऑटोसोम के केस में डोमिनेंट को आप कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करोगे और इसको स्मॉल ए से, यही रिप्रेजेंटेशन चलता है, ठीक है। ये अलील है, अलील, समझ रहे हो, अलील। और यहाँ पे चूंकि ये एक्स लिंक्ड है, तो एक्स के माथे पे प्लस लिख दोगे, समझ रहे हो मेरी बात? एक्स के यस माथे पे सर। प्लस, या एक्स के माथे पे अब कुछ भी लिखा सकता है यहाँ पे। कैपिटल ए जरूरी नहीं है, लिख लो कैपिटल ए, लेकिन जरूरी नहीं है कैपिटल ए। अगर मान लो वहां पे हीमोफीलिया हुआ तो कैपिटल एच लिखते हैं, कलर ब्लाइंडनेस का एग्जांपल चल रहा है तो कैपिटल सी लिखते हैं। तो मतलब हाँ, लेकिन है प्लस और कोई कैपिटल लेटर यूज कर लो बस। और इसमें एक्स के माथे पे या तो कुछ मत लिखो, या नहीं तो एक्स के माथे पे लिखो तो स्मॉल ए लिखो, ठीक है। ये सेक्स लिंक के केस में बात चल रही है, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स का बात चल रहा है, एक्स लिंक्ड जीन से रिलेटेड बातें चल रही है, ठीक है। तो यार, तो ये बातें तुम रिप्रेजेंटेशन अपने नोट्स में ऐड करोगे, मैं बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो एलील तो पहले पता होना चाहिए। हाँ, तो इस वाले केस में डोमिनेंट डिसऑर्डर है, तो यही वाला जो कैपिटल वाला है, एक्स के माथे पे कैपिटल वाला, यानी कि वो एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड जीन है, वो एबनॉर्मल है, डोमिनेंट वाला। और रिसेसिव वाला कैसा है? नॉर्मल है। रिसेसिव वाला कैसा है? नॉर्मल नॉर्मल। है। बोलो, बात क्लियर है? यहाँ पे इस वाले में रिसेसिव है, तो ये एबनॉर्मल है, मतलब ये हार्मफुल है, ये हार्मफुल है, और ये नॉर्मल है, डोमिनेंट यहाँ पे नॉर्मल है। बोलो, बात क्लियर है? यस सर। अब आते हैं जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रिप्रेजेंटेशन पे। अब देखो भाई, यहाँ पे जीनोटाइप अलग अलग बनेगा मेल फीमेल के लिए, सेम नहीं हो सकता है। बोलो, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम का जीनोटाइप की बात कर रहे हो आप, और सेक्स क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट होता है मेल फीमेल में अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस पेज पे तो आने से रहा, इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे अलग से ले लेता हूँ। किसके लिए? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए, ठीक है। नोट्स में सारी बातें लिखी हुई है, बस समझते चलो ध्यान से। और मेल फीमेल अलग अलग लेना है, ठीक है, दोनों के लिए मेल फीमेल अलग अलग लेना है। ठीक है, इधर मेल, पहले फीमेल, लेडीज फर्स्ट, मेल, इधर भी फीमेल और मेल ले लें। चलो, हाँ देखो, एक्स लिंक डोमिनेंट है, तुमको पता है डोमिनेंट वाला काउच करता है, पहले तो जीनोटाइप लिख लो, एक्स एक्स, तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और मेल में दो ही पॉसिबिलिटी होगा, बता देता हूँ कौन कौन।
हो सकता है कि एक्स, अब अभी बंद कर लो, अभी बंद कर लो साउंड। हो सकता है एक्स के माथे पे कैपिटल और कैपिटल यानी कि दोनों ही डोमिनेंट हो, यानी कि दोनों डोमिनेंट एलील हो, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट हो। एक्स लिंक की बात चल रही है ना इसीलिए। और हो सकता है कि रिसेसिव केस हो। अब एक पे प्लस लिख दिए तो अंडरस्टूड है, दूसरे पे प्लस नहीं है तो वो रिसेसिव ही होगा। अंडरस्टूड है ये बातें, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल ए लिख दो ताकि पता चले, तो फिर यहाँ पे भी स्मॉल ए आप लिख सकते हो, ठीक है। और मेल के केस में हो सकता है कि एक बार एक्स के माथे पे कैपिटल आए और एक बार ना आए तो स्मॉल आए। इसके अलावा और कोई रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है ही नहीं। यही रिप्रेजेंटेशन होता है सेक्स लिंक के लिए। और यहाँ पे भी आप ऐसे ही करोगे, यहाँ पे भी आप ऐसे ही करोगे। हो सकता है दोनों डोमिनेंट आ जाए, हो सकता है एक डोमिनेंट एक रिसेसिव आ जाए, हो सकता है दोनों ही रिसेसिव आ जाए फीमेल के केस में। मेल के केस में एक के माथे पे कैपिटल एक्स से रिलेटेड है ना तो कैपिटल आ जाए, वाई पे तो छोड़ो, वाई का आप स्टडी नहीं कर रहे हो यहाँ पे, और एक्स के माथे पे स्मॉल आ जाए, ठीक है। सेक्स लिंक एक्स लिंक के बारे में बात कर रहे हो आप, ठीक है। अब आते हैं हम क्या, फिनोटाइप पे। और ध्यान से सोचना, गलत मत बताना, समय लेके बताना लेकिन सही बताना। यहां देख लो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में बात चल रही है। डोमिनेंट अपने आप को दोनों ही केस में रिप्रेजेंट करता है, चाहे हो हेटेरोजाइगस और चाहे हो होमोजाइगस। लेकिन रिसेसिव के केस में डोमिनेंट है ही नहीं तो एक्सप्रेशन होगा ही नहीं। यहाँ एक्सप्रेशन क्या है, रोग कराना ही यहाँ एक्सप्रेशन है, यहाँ रोग कराना ही एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो देखो चलो बताओ जी ईरान, पहला वाला नॉर्मल लड़की या एबनॉर्मल, मतलब डिजीज या फिर नॉर्मल? डिजीज। डिजीज मतलब अफेक्टेड, मतलब अफेक्टेड फीमेल, कंफर्म फीमेल, क्योंकि यहाँ सेक्स की बात चल रही है। तुम बताओ जी दूसरा कैरियर, मतलब कि आप इसके बारे में क्या बोलोगे, ऐसे बोलो नॉर्मल। फिनोटाइप तो नॉर्मल है ना, फिनोटाइप नॉर्मल बट कैरियर फीमेल, बट कैरियर। अरे 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 यहाँ कैरियर कहां से, डोमिनेंट की बात चल रही है बेवकूफ, डोमिनेंट की बात चल रही है। और एक भी डोमिनेंट आ गया तो डिजीज होगा, यही तुम गलती करते हो एग्जामिनेशन हॉल में। अरे भैया डोमिनेंट की बात चल रही है, हम डोमिनेंट का स्टडी कर रहे हैं, डोमिनेंट है डोमिनेंट। एक भी डोमिनेंट आ गया तो डिजीज होगा, उसको डिजीज, डिजीज होगा डायरेक्ट। हाँ ये नॉर्मल, डायरेक्ट नॉर्मल, ये डायरेक्ट नॉर्मल, क्लियर है। चलो जी इरहान इधर बताना, इधर बताओ मत, हम बताते हैं। हेमीजाइगस कंडीशन में, हेमीजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और एक्सप्रेशन करना भी चाहिए यार, फिर वो जीन आया ही क्यों। मैंने कहा था एक एक्स क्रोमोसोम जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है, चाहे मेल हो कि फीमेल हो। अब मेल में तो भाई होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का कोई बात ही नहीं होता, यहाँ तो हेमीजाइगस होता है। तो यहाँ रिसेसिव हो या डोमिनेंट हो, दोनों ही अपने आप को हेमीजाइगस में रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेशन शो करता है। तो बताओ इरहान, इसको रोग होगा या नॉर्मल होगा? डिजीज होगा सर। डिजीज होगा। अरे एक भी डोमिनेंट एलील है ना वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, डिजीज मेल। तुम बताओ जी इसका नॉर्मल, क्योंकि रिसेसिव आया है, नॉर्मल मेल रिसेसिव आया। और हम एग्जांपल किसका पढ़ रहे हैं, हम कौन सा केस स्टडी कर रहे हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, जहां पर एटलीस्ट एक डोमिनेंट भी रहेगा तभी जाके डिसऑर्डर होगा, यहाँ तो है नहीं एक भी डोमिनेंट। बोलो क्लियर है। यही सब चीज बच्चे रटते हैं, सच बता रहा हूँ बच्चों में, मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैंने देखा है बच्चों। अच्छा बोलो, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो बोलो, तुम तो पढ़े हो जी, तुम तो पढ़े हो ना आकाश में, पहले जो पढ़े वो बताओ, सच सच बोलो, बच्चा ही रटता है कि नहीं बैठ के, और क्यों रटता है वो अब मैं नहीं जानता, मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता हूँ। क्या ये इसको रटना चाहिए, क्या इसको रटना चाहिए? नहीं, यही गलती कर रहा है बच्चा। तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 10 बार पूछो हमसे, लेकिन समझ लो, रटो मत। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये रटने की चीजें है ही नहीं। बस एक बात में पता होना चाहिए कि डोमिनेंट अपने आप को दोनों ही केस में एक्सप्रेस करता है, चाहे वो हेटेरोजाइगस हो चाहे होमोजाइगस हो। और रिसेसिव अपने आप को केवल होमोजाइगस में एक्सप्रेस करता है। एक बात तो ये दिमाग में फिट होना चाहिए। दूसरा फिट ये होना चाहिए कि यहाँ रोग ही एक्सप्रेशन है, यहाँ रोग ही एक्सप्रेशन है, चाहे वो डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस कर रहा हो खुद को या रिसेसिव एलील खुद को एक्सप्रेस कर रहा हो। क्या कर रहे हो रान तुम?
वायर अटक गया था सर, वही ठीक कर रहा था। तो यहाँ पे ये दो बातें अगर याद है तो समझ में आ जाएगा। चलो आते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव पे। हमने क्या कहा कि रिसेसिव काउज कराता है क्या, डिजीज, मतलब रिसेसिव अलील एबनॉर्मल है, हार्मफुल है। देखो बात बताओ, रिसेसिव तो अपने आप को केवल होमोजाइगस में एक्सप्रेशन शो करता है। तो चलो ईरान बताओ इसका फिनोटाइप जल्दी। इसका ये सर है, नॉर्मल। नॉर्मल, नॉर्मल फीमेल। तुम बताओ जी इसका। हाँ इसमें कैरियर होगा, इसमें कैरियर होगा क्योंकि यहाँ रिसेसिव है, इसमें कैरियर होगा, लेकिन फिनोटाइप नॉर्मल होगा। ऐसे बोलोगे नॉर्मल बट कैरियर, ये पूरा लाइन बोलोगे, नॉर्मल बट कैरियर फीमेल। ठीक है, किस चीज के लिए कैरियर, तो रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए। चलो इसका बताओ जी तुम। डिजीज अफेक्टेड डिजीज होगा ये, फीमेल। मतलब अफेक्टेड मेल होगा। फीमेल। अरे सॉरी सॉरी, फीमेल होगी हाँ। चलो इसका बताओ, पहले तुम बताओ ईरान, तुम मत बताना, तुम बताओ जी इसका पहले वाले का। नॉर्मल होगा ये, क्योंकि रिसेसिव वाला है ना, तो ये नॉर्मल मेल होगा। और तुम बताओ ईरान इसका। इसका सर डिजीज मेल। डिजीज या अफेक्टेड मेल होगा, क्यों डिजीज या अफेक्टेड मेल होगा, क्यों। वही बच्चा यहाँ पे सवाल खड़ा करता है कि सर आप बोलते हो होमोजाइगस अपने आप को, मतलब रिसेसिव अपने आप को होमोजाइगस में रिप्रेजेंट करता है, करता है बोलता रहा हूं, लेकिन सेक्स के केस में, सेक्स लिंकेज के केस में, जहां पे सेक्स लिंक जीन है, वहां पर मेल के केस में होमोजाइगस रिसेसिव पाया ही नहीं जाता है। वहां होमोजाइगस हेटेरोजाइगस नहीं होता, वहां हेमीजाइगस होता है। और हेमीजाइगस के केस में डोमिनेंट भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है और रिसेसिव भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है। और इस केस में यहाँ पे रोग नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो रोग कराने वाले रिसेसिव एलील नहीं है। इस केस में यहाँ पे रोग नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि रोग कराने वाले यहाँ पे डोमिनेंट एलील नहीं है, इसीलिए। बोलो ये टेबल कभी रटने की चीजें है, कितना लंबा टेबल बन रहा है, और यही बच्चा रटता रहता है बैठ के, पता नहीं क्या रटता है, कौन से टीचर उसको पढ़ाते हैं पता नहीं। कभी बच्चे में नहीं, टीचर में है। गवार सब पढ़ाते हैं, राजनीति करते हैं दिन रात, और ये पेडिग्री का पुर्जा लेके भौंकते हैं इधर से उधर, ये लोग मास्टर लोग। चल रहा है ठगूपंती मार्केट में। अभी देखना न्यूमेरिकल अब तुम बनाओगे और सवाल तुम क्रिएट करोगे, क्रिएट। ठीक है। हाँ एक बात मुझे बताना था इसमें क्या, कि ये नोट्स में ऐड नहीं कर पाए, बहुत चीज मैंने लिखा है, बस ये बातें ऐड नहीं है। मैं डब्बे में घेर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये बातें जहां जहां मैंने चारों के बारे में लिखा है ना, लो डायरेक्टली एक बार में घेर देता हूं मैं। ये बातें डब्बे में नोट, ये डब्बे, ये बातें, एक सेकंड रुक जाओ, ये डब्बा ऐड कर लेना। ले लिया सर स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट, यस। तो ये नोट कर लेना। और ये सारा बात मैंने क्लियर, अब देखो अभी अब छुट्टी नहीं करेंगे, अभी छुट्टी करेंगे कितना देर हुआ, 1 घंटा 8 मिनट, कोई बात नहीं है। 1.5 घंटा का तो मिनिमम क्लास चलना ही चाहिए। 3 न्यूमेरिकल कम से कम करो, तब जाके मजा आएगा। 3, अच्छा हाँ एक चीज तो बताने भूल गए। अब देखो होता क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में तुम कोई लिख के नहीं देगा। देखो 2 तरीके का क्वेश्चन आता है, सुनो फॉर्मेट सुनो, क्वेश्चन का फॉर्मेट सुनो। एक आता है, सुनना क्वेश्चन का फॉर्मेट सुनना ध्यान से। एक इजी फॉर्मेट आता है, और एक थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये भी इजी ही है। यहाँ पढ़ोगे तो ये भी इजी लगेगा, ठीक है। तो इजी फॉर्मेट क्या होता है, जिसको लोग इजी कहते हैं, वो ये होता है कि तुमको वो पेडिग्री दे देगा, ठीक है, पेडिग्री दे देगा, तुमको वो इनहेरिटेंस भी बता देगा, उसके बाद वो तुमसे जीनोटाइप पूछेगा, ठीक है। जीनोटाइप पूछेगा किसी भी इंडिविजुअल का पेडिग्री में से। एक होता है कि वो तुमको पेडिग्री दे देगा और वो तुमसे इनहेरिटेंस भी पूछ लेगा, और वो तुमसे जीनोटाइप भी पूछ लेगा। वही इनहेरिटेंस वही तो होगा यार, डिजीज वही तो होगा। तो ये वाला फॉर्मेट तो तुम तब कर पाओगे ना, जब ये वाला फॉर्मेट पहले जान लो। तो आज हम ये वाला फॉर्मेट कर लेंगे। तो इस फॉर्मेट के लिए मैंने क्या कहा, पेडिग्री भी दे देगा और इनहेरिटेंस भी बता देगा। लेकिन इनहेरिटेंस बताने का उसका 2 स्टाइल होता है। एक तो वो खुल के लिख देगा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस चल रहा है यहाँ पे, ऑटोसोमल रिसेसिव चल रहा है, या वाइलिंग चल रहा है, ऐसा मतलब खुल के लिख देगा। लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता है कि वो खुल के लिख दे।
ऐसा जान के वो नहीं देता है, खुल के नहीं लिखता है, तो फिर तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा ना, फिर तो पहचानना बहुत आसान है। तो वो क्या करता है, इनहेरिटेंस के लिए वो यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता है। किसका? इसका, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, या फिर वाइलिंग या फिर साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस का एग्जाम्पल दे देता है। और वो तुमसे क्या पूछ लेता है, ये बताओ ये फलाने इंडिविजुअल का जीनोटाइप बताओ। और यहाँ पे बच्चा को थोड़ा सा, तो देखो एग्जाम्पल तो तुमको याद रखना पड़ेगा। वैसे हम जेनेटिकल डिसऑर्डर पढ़ाएंगे 2 दिन के बाद, तो वहां पे भी तुमको हम हर एग्जाम्पल को वहां डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी मैं एक टेबल के फॉर्मेट में आपको एग्जाम्पल याद रखने बोल रहा हूँ। बाकी हर एग्जाम्पल का हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे आपको कि यही डिसऑर्डर, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। अभी तो आप फिलहाल क्या करो, एटलीस्ट उस 4 फॉर्मेट का, कौन कौन, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रिसेसिव, एटलीस्ट इस 4 फॉर्मेट का एग्जाम्पल अभी फिलहाल के लिए आप क्या करो, याद कर लो। देखो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं। अब जो लोग इधर उधर थोड़ा सा बुक बुक देख लेते हैं तो दुनिया भर का एग्जाम्पल बता के ज्ञानी बनने का कोशिश करते हैं, कोई फायदा नहीं है। काम भर का एग्जाम्पल बताऊंगा, उतना ही इंपॉर्टेंट है, काम भर का, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ठीक है, चलिए ऑटोसोमल डोमिनेंट में देखते हैं एक एक करके। मैं इसमें टोटल 5 एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको याद रखने के लिए। ठीक है, इसमें 3 बताऊंगा, इसमें 4 बता दूंगा। एक्स लिंक डोमिनेंट है ना, इसमें 2 बता दूंगा और इसमें 4 बता दूंगा। ठीक है, ये बात है, मैंने नोट्स में आपको अलग से टेबल बना के भेजा है। टेबल बना के क्या भेजा, जहां जहां मैंने हर किसी का डिस्क्रिप्शन लिखा है ना, इसका, इस चारों का डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है, टेबल के फॉर्म में नहीं दिया मैंने क्या दिया है, थ्योरेटिकल फॉर्म में, ताकि तुम रटो नहीं बैठ के, तुम चीजों को समझो पढ़ पढ़ के। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्या करके। ऑटोसोमल डोमिनेंट में एक एग्जाम्पल होता है फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, फिनाइल कीटोन यूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जाम्पल है। क्या होता है भूल जाओ, अभी क्या होता है जेनेटिकल डिसऑर्डर में डिटेल में पढ़ाएंगे, बस इतना समझो ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जाम्पल है क्या होता है, डिटेल में पढ़ाएंगे ही 2 दिन के बाद। फिर इसमें आएगा एक एल्केप्टोन यूरिया, एल्केप्टोन यूरिया। ठीक है, एल्केप्टोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया। मैं एक बार एग्जांपल देख लेता हूं, देख के बता देता हूं मैं, मुझे भी ये एग्जैक्टली याद नहीं होता है लेकिन ये पता होता है। देखो एग्जांपल वगैरह क्या होता है कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में करोगे तो आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये 2 एग्जांपल हो गया, इसके अलावा और बता रहा हूँ, और बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, मैंने उल्टा बता दिया, ये सब इधर आएगा, ये इधर आएगा। इधर इधर मैं इतने सारे एग्जाम्पल बताऊंगा, इधर बताऊंगा मात्र 3। ऑटोसोमल डोमिनेंट में पहला आएगा हंटिंगटन्स कोरिया, हंटिंगटन्स कोरिया, आगे बता दूंगा कि क्या होता है ये हंटिंगटन्स कोरिया। नेक्स्ट आएगा मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, मायोटोनिक मायो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉलीडेक्टाइली, नेक्स्ट है पॉलीडेक्टाइली। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल ऑटोसोमल डोमिनेंट में याद रखोगे, एटलीस्ट मायोटोनिक डिस्ट्रोफी तो रखोगे ही रखोगे, और हंटिंगटन्स कोरिया भी याद रख लेना, ये आता है। अब आते हैं इसमें, इसमें 5 बताएंगे आपको हम, और इसमें आएगा आपका फिनाइल कीटोन यूरिया, एल्केप्टोन यूरिया, एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म यहाँ आएगा। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस आएगा, यहाँ सिस्टिक फाइब्रोसिस आएगा। उसके बाद एक डिसऑर्डर होता है टे सेक्स डिसऑर्डर डिजीज, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे है, ये भी यहाँ आएगा। और एक थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया भी यहीं आएगा, याद करो। और एक आएगा थैलेसीमिया, 7 थैलेसीमिया, ये यहाँ आ जाएगा 7 डिसऑर्डर। ठीक है, अब आते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में। ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में 2, एक सिडोरिकेट्स, इसी को बोलते हैं विटामिन डी रेसिस्टेंट रिकेट्स,
बता दूंगा आगे क्या होता है, ठीक है, एक्स लिंक डोमिनेंट में। और एक याद रखना, डिफेक्टिव एनेमल ऑफ टीथ, ये सब पहले भी आया एग्जाम्पल। नेक्स्ट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में कलर ब्लाइंडनेस, इसका न्यूमेरिकल हम लोग पहले भी किए थे, याद करो। हीमोफीलिया, ग्लूकोज 6PD सिंड्रोम बताए थे, आगे बताएंगे भी। और एक डीएमडी, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये एग्जाम्पल अभी फिलहाल के लिए याद रखो, आगे आने वाले दिन में मैं भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये ऐसा ही डिसऑर्डर क्यों है, ठीक है। अब देखो अभी छुट्टी नहीं करेंगे, अब 15 मिनट का समय है अभी हमारे पास, 3 न्यूमेरिकल करो, 5-5 मिनट में एक न्यूमेरिकल पे दूंगा, ठीक है। मैं आपके सामने पेडिग्री बनाऊंगा, अपना अपना रफ कॉपी ले लो, पेडिग्री स्लाइड पे रहेगा, देख के तुम रफ में बना लेना, ठीक है। और नोट्स में एक्स्ट्रा एडिशन में आज की थ्योरेटिकल पॉइंट सारी ऐड की हुई है, एग्जांपल भी ऐड किया हुआ है, जो ऐड कराया था ना गुलाबी बॉक्स में मैंने घेर दिया था। 3 न्यूमेरिकल जो अभी कराऊंगा ये आपको नोट्स में ऐड करना है, बेसिक न्यूमेरिकल से, ये इजी फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ले न्यूमेरिकल? यस सर। चलो न्यूमेरिकल देते हैं। आराम से करना, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो नहीं, तुम बस देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में। गिवन पेडिग्री शो द inheritance, given pedigree show the inheritance of alkaptonuria, alkaptonuria। अब तुम समझो कि कौन सा डिसऑर्डर है। what will be the genotype of all members of given pedigree, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पेडिग्री देते हैं, फर्स्ट जनरेशन, इसके 3 बच्चे हुए, 1 2 3, पहली लड़की हुई, दूसरा लड़का हुआ, तीसरी भी लड़की हुई। लड़की का शादी दिखाया यहाँ पे, और उस दोनों, जो लड़की का शादी हुआ तो उसके 2 बच्चे हुए, एक लड़की हुई और एक लड़का हुआ। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे कुछ सिंबल से कि कौन क्या है, ठीक है। ये लड़की, अब तुम समझो क्या है, मैंने बस सिंबल दिखा दिया, तुम समझो क्या है। ये लड़की भी इस टाइप से मैंने दिखा दिया, अब तुम समझो वो क्या है, ठीक है। और ये भी मैंने दिखा दिया, ये पेडिग्री है। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 इजी फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लो। पहले तो नोट्स में क्या करोगे, क्वेश्चन ऐसे लिख लोगे, उसके बाद सॉल्यूशन के नाम पे अगेन दोबारा बनाओगे पेडिग्री, और पेडिग्री में अपने मन से कोई मॉडिफिकेशन नहीं करोगे, ठीक है। चलो बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी, 2 मिनट का समय देते हैं, सबका जीनोटाइप लिखो जल्दी से। बना लिए जी? यस सर, बन गया। चलो देखते हैं आंसर मिलाना। तो पहले तो तुम लोग क्या करोगे, क्वेश्चन सेपरेटली लिखोगे, फिर अगेन दोबारा पेडिग्री बनाओगे और फिर उसमें लिखोगे आंसर, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे हम बना रहे हैं इसी पे लिख दिया, ऐसा नहीं। तो वो बोल दिया कि एल्कैप्टोन्यूरिया है, ध्यान से सुनो, एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या तुम्हारा प्लानिंग रहेगा, क्या रणनीति होगा। एल्कैप्टोन्यूरिया बोला तो तुम साइड में रफ में सबसे पहले क्या करोगे,
लिख लोगे कि ये ऑटोसोमल, जल्दी बोलो, डोमिनेंट या रिसेसिव? रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव। तुम अपने से पहले ब्रैकेट में क्या करोगे, ऐसा लिख लोगे। ठीक, पहला स्टेप ये होगा तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करने का। दूसरा स्टेप तुम्हारा क्या होगा, एल्केप्टोन यूरिया के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए सेम जीनोटाइप होता है क्योंकि ऑटोसोमल है। तो तुम क्या करोगे, जीनोटाइप पहले लिख लोगे उसका, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए, और उसके साथ उसका फिनोटाइप लिख लोगे। ठीक है, इसके बारे में क्या लिखोगे, जल्दी बोलो इरहान? नॉर्मल। नॉर्मल। तुम बोलो जी, इसके बारे में क्या लिखोगे? नॉर्मल बट कैरियर। ठीक है, नॉर्मल बट कैरियर, मेल फीमेल दोनों के लिए सेम होगा। और इसके बारे में क्या लिखोगे, डिजीज। ठीक है, तो अब ये बात साइड में लिख लोगे। अब तुम बोलोगे सर हम तो होशियार हैं, हम तो बिना लिखे ही कर लेंगे, हमको याद रहता है। याद रहता है ना, तो वहां लग जाएगा लंका और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नहीं, अगर तुम ऐसा होशियारी करोगे ना एग्जामिनेशन हॉल में, वहां तुम्हारा लंका कन्फर्म लगेगा, कन्फर्म। वहां तुम्हारा क्वेश्चन कन्फर्म गलत होगा, लिख के ले लो। अगर तुम ये बात साइड में रफ में नहीं लिखोगे, वहां तुम्हारा क्वेश्चन कन्फर्म गलत होगा, लिख के ले लो दावे के साथ। इसलिए मैं कह रहा हूं ये चीजें साइड में पहले लिख लेना। वो कभी तुमको लिख के नहीं देगा कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, तुम समझो, एग्जाम्पल से याद करो और फिर उसका जीनोटाइप समझ के लिख लो। ऑटोसोमल रिसेसिव है तो केवल एग्जाम्पल याद रखना है। अब क्या करो कि लिखो जीनोटाइप। ये लड़की है और लड़की कैसा दिख रही है, जल्दी बोलो इरहान, कैसा लड़की दिख रही है? नॉर्मल। नॉर्मल। तो नॉर्मल का जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है? तो दोनों ही हो सकता है, कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। तो अभी तो हम दोनों ही लिखेंगे, जो जो पॉसिबिलिटी है वो लिखते चलो, रिजेक्शन मेथड से बाद में फाइनल कर लेंगे क्या होगा। लड़का ये नॉर्मल है, तो इसका भी दोनों में से कुछ भी हो सकता है यार, अभी मुझे नहीं पता क्या होगा। अब इन दोनों के एक ऐसे बच्चे हैं जिनको डिजीज है, यानी कि ये है। तो इतना तो पक्का है यार कि अगर इसमें दो को स्मॉल ए आया है, तो एक स्मॉल ए मदर से और एक स्मॉल ए फादर से आएगा। यहां से ये कंफर्म होता है कि मदर और फादर का ये जीनोटाइप नहीं होगा। समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं? तुम भी नोट्स में ऐसा ही करोगे। यहां से ये कंफर्म होता है कि कैपिटल ए वाला जीनोटाइप मदर फादर का नहीं होगा। ये उसका पहला बेटी जो वही कंफर्म कर देती है, क्योंकि पहला बेटी को रोग है एल्केप्टोन्यूरिया। दूसरा, अब दूसरा वाले का कैपिटल नॉर्मल है ना, नॉर्मल है ना, तो कैपिटल ए स्मॉल ए। अब यहाँ पे आंसर दोनों ही होगा। अब बोलो क्यों? हो सकता है इससे भी कैपिटल ए और इससे भी कैपिटल ए ही आया हो, तो ये वाला केस हो सकता है। एक से कैपिटल ए और एक से स्मॉल ए आ गया हो, तो इसका दोनों ही जीनोटाइप हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है और कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। आप आंसर बहुत जाएगा, आंसर बहुत जाएगा। दो में से एक ऑप्शन होगा, तो एक ऑप्शन जो सही वाला होगा चूज कर लेना। मतलब कि दोनों में से केवल एक ही चीज ऑप्शन में हो तो वही आंसर में होगा। दोनों ऑप्शन में हो, दोनों ही आंसर जाएगा, बता दे रहा हूं मैं। क्योंकि यहाँ ये क्लियर थोड़ी है कि किस प्रोबेबिलिटी थोड़ी बता रखा है क्या होगा नहीं होगा, ये दोनों ही होगा। अब ये नॉर्मल है, तो अब ये लड़की नॉर्मल है, तो इसका भी वही बात, कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, तो इसका ये जीनोटाइप होगा। अब इसका भी वही बात कि ये नॉर्मल है ना यार, लड़का की लड़की है तो फर्क पड़ता नहीं है, नॉर्मल है, तो इसका भी दोनों ही जीनोटाइप हो सकता है। क्या हो गया भाई इसमें, अपने आप चल रहा है। हाँ, तो इसका भी हाँ। अब यहाँ देखते हैं इस लड़का का। अभी तो जहां जहां छटना होगा हम छाट लेंगे। इसका शादी थोड़ी कराया, इसका दोनों ही लिखेंगे। अब इसका शादी करा दिया और शादी कराया रोग वाले से, दे रखा है ना रोग है लड़का को, तो इसका तो जीनोटाइप कंफर्म यही होगा, कंफर्म। और इस दोनों की बेटी, पहली बेटी जो होगी उसको रोग है। यहां से ये पता चलता है कि इसको अगर रोग है तो एक मम्मी से स्मॉल ए आया होगा और एक पापा से स्मॉल ए आया होगा, कंफर्म है। क्योंकि पापा से दोनों स्मॉल ए थोड़ी आ सकता है, गेमिट में तो एक ही रहता है, पापा तो गेमिट बना के देंगे, पूरा जीन थोड़ी दे देंगे। गेमिट में एक ही जीन जाएगा, एक ही एलील जाएगा। यहां से ये फर्स्ट बेटी से पता चलता है कि इस मम्मी का ये जीनोटाइप नहीं होगा। तो इस लड़की के लिए जीनोटाइप कंफर्म कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, लेकिन इस लड़का के लिए जीनोटाइप कैपिटल ए और कैपिटल स्मॉल ए में से कुछ भी हो सकता है। ये आप दावे के साथ नहीं कह सकते क्या होगा। अब आता है ये लड़का नॉर्मल है, तो कैपिटल ए, क्योंकि अब यहाँ पे कंफर्म हो गया ना कैपिटल ए, तो लड़का अगर नॉर्मल है तो कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल ए, यहां से तुम ये बोलोगे कि कैपिटल ए नहीं हो सकता, क्योंकि
कैपिटल लेने के लिए दोनों के पास एटलीस्ट एक एक कैपिटल ए चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा, तो लड़का यही होगा। बोलो समझ में आया क्या यही आंसर है इरहान? यस सर। यही आंसर है हम्म। तुम्हारा, ये आंसर है जी। चलो ये ले लो और नया देते हैं न्यूमेरिकल, मिल जाएगा तुमको, मिल जाएगा। नया न्यूमेरिकल लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट एक और कर लो जल्दी से। क्वेश्चन है given pedigree show the inheritance of color blindness। ठीक है, what will be the genotype of all members of given pedigree? अब बच्चा बोलता है सर इतना सारे का जीनोटाइप पूछेगा क्या वहां? नहीं पूछता, तो सारे का नहीं है, लेकिन तुमको सारा का निकालना पड़ेगा। बोलो क्यों? मान लो अगर वो ऐसे पूछ लेगा, मान लो कि अगर वो ऐसे पूछ लेगा इसका जीनोटाइप बताइए, तो एक बात बता, तुम इसका जीनोटाइप बताने के लिए कम से कम इस दोनों का जीनोटाइप तो लिखोगे ही लिखोगे, डायरेक्ट थोड़ी लिख सकते हो। तुमको किसी एक का ही पूछता है, क्या गलत है? अरे 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 अरे, ठीक है हाँ, ऐसे कभी पूछ देगा तो इसके बारे में पूछ रहा है, तो एटलीस्ट इस दोनों का तो तुमको लिखना ही पड़ेगा। और इस दोनों में फिर इसका वो तुमको मतलब पता चल जाएगा, किसी एक का ही पूछेगा। कितना लिखना है उससे बेटर है तुम पूरे पेडिग्री का जल्दी से लिख लो और फिर आंसर देख के बता दो। 20 से कहीं से स्टार्ट हो गए तो ताम झाम ही लगेगा। अगर 20 से तुम्हारा एक्सपीरियंस हो गया है, जैसे अगर इसका पूछा है ना, तो इसका रोग है, इसको रोग है, दिख गया इसको रोग है, तो यही होगा। अगर अगर यही होगा तो पक्का है कि एक स्मॉल ए इसमें होगा। लेकिन और ये रोग है तो स्मॉल ही होगा। अब इसका क्या होगा? तो इसका कैपिटल स्मॉल ही होगा क्योंकि नॉर्मल है। तो तुम लिख सकते हो अगर एक्सपीरियंस हो गया है 20 से उठा के। और तुमको कोई एक ही, हम लोग तो प्रैक्टिस करने के लिए सबका ही लिख लिए, पूरा ही लिख लिए। सेकंड क्वेश्चन में भी हम सबका ही लिखेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। पेडिग्री ये है, कपल है, शादी हुए, शादी से 3 बच्चे हुए, 2 लड़की 1 लड़का। लड़की का शादी हुआ, उसके 2 बच्चे हुए, 1 लड़का 1 लड़की। ठीक है, ये है पेडिग्री। और पेडिग्री में वो मेंशन कर देते हैं, ये देखो और ये देखो, ठीक है, और ये देखो। चलो जी जल्दी बनाओ, जल्दी फास्ट। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो पहले एट फर्स्ट। जल्दी बना, 2 मिनट का समय तुम्हारे पास। बना लिया जी? एक मिनट।
बन गया सर। तो सबसे पहले तो क्या करो, कलर ब्लाइंडनेस है ना, पता चल गया कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले सेपरेटली कोने में क्या कर लो, जीनोटाइप लिख लो खट से। देखो कैटेगरी पहली बात तो अगर एग्जाम में आ जाए ना तो उस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये टाइम लेगा। और अगर तुम अगर एक बार जान लो, अगर कोई बच्चा हाँ सिंबल ही पूछ लिया तब तो उसको पेन उठाते टिक कर दो, याद है तो कर दो। अगर पेडिग्री एनालिसिस पूछ लिया तुमसे तो उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, बात ध्यान रखो। क्योंकि अगर तुम उसको कम समय में कर रहे हो कंफर्म गलत होगा, समय कम देके सॉल्व कर रहे हो कंफर्म 100% गलत होना ही होना है, इसलिए लास्ट में सॉल्व करो। और लास्ट में अगर समय बच गया तो इत्मीनान से सॉल्व करो, एक एक बात लिख के, कंफर्म सही हो जाएगा, कंफर्म सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले तो इसका क्या करो, जीनोटाइप लिखो जल्दी से। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, तो फीमेल के केस में एक्स कैपिटल सी, ये तो क्या हो गई नॉर्मल, यस और नो, नॉर्मल। यहाँ एक स्मॉल सी आया है तो ये क्या हो गई कैरियर, और इसको क्या हो गया, इसको रोग हो गया, इसको कलर बनाने से। इस लड़के में आ जाओ, ये क्या है कैपिटल सी आया है तो ये नॉर्मल है, और यहाँ स्मॉल सी आया, एक स्मॉल सी आया, हमें जाएगा इसमें रिसेसिव, मतलब रिसेसिव, तो खुद को एक्सप्रेस कर देगा, ये डिजीज हो गया। तो ये तो पहले क्या करो आप, जीनोटाइप और फिनोटाइप साइड में लिख लो। ये मत सोचो मुझे याद है मैं शक्तिमान हूं, ये मत सोचो, लिखो साइड में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा लिखने में, लिखो। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये तो क्या है, ये तो फीमेल है और इसको क्या है, रोग है, तो इसका तो एक ही जीनोटाइप हो सकता है ना यार, एक्स के माथे पे स्मॉल सी, इसका तो यही जीनोटाइप हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये लड़का लड़का है और क्या है, नॉर्मल है, तो इसका एक ही जीनोटाइप हो सकता है, एक्स कैपिटल सी और वाई, हो गया। पहले जनरेशन का तो लिख दिए, ठीक है। दूसरे जनरेशन का देखते हैं, रोग है लड़की को, तो अगर लड़की को रोग है, 1 मिनट रुकना यार, ये पेडिग्री में कहीं कोई मिस्टेक है क्या? तो लड़की को अगर रोग है तो लड़की को एक्स के माथे पे स्मॉल सी और एक्स के माथे पे स्मॉल सी आना चाहिए ना, तो एक स्मॉल सी कहां से आएगा, पेडिग्री में कुछ गड़बड़ी हो गया, पेडिग्री में कुछ गड़बड़ी है। पेडिग्री में गड़बड़ी है, ठीक है। और पेडिग्री में क्या गड़बड़ी है, ये मैंने इसको फालतू में भर दिया, बस बाकी सब कुछ सही है, बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। तो इसको ले लो स्क्रीनशॉट पहले क्वेश्चन को। चलो बस, बाकी यहाँ पे गड़बड़ी था, बाकी सब सही है, ठीक है। हाँ तो एक्स सी इसका हो जाएगा, स्मॉल सी इसका कैपिटल सी और वाई, तो इसका क्या होगा, तो भैया इसके में एक एक्स के माथे पे स्मॉल सी तो आएगा ही आएगा, और एक एक्स के माथे पे स्मॉल सी आएगा, और ये लड़की है तो एक कैपिटल एक्स कैपिटल सी आएगा, लड़की है ना इसीलिए, लड़की है इसीलिए। अब बोलो सर इसको तो आप एक्स लिंक के लिए अगर कैरियर दिखाना चाहते हो तो सर उसको ऐसे दिखाओ, हाँ दिखा लो, ठीक रहेगा, ऐसे दिखा लो। चलो लड़का के लिए आ जाओ, ये लड़का है तो लड़का एक वाई तो आएगा कंफर्म। अब लड़का है तो इसमें एक एक्स कहां से आएगा, मम्मी से आएगा, और मम्मी इसकी कैसी है, रिसेसिव है, होमोजाइगस। एक बात पता है, इस पेडिग्री में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी है, इस पेडिग्री में कोई गड़बड़ी है। एक काम करो, हम यहीं रोकते हैं क्लास को, कल हम पेडिग्री पहले एक बार चेक करके आएंगे, उसमें क्वेश्चन में कहीं कोई गड़बड़ी है, ठीक है। आने के साथ कल 2 क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करा दिए ना, इस क्वेश्चन को मत करना अभी नोट्स में, पेडिग्री में गड़बड़ी है, पेडिग्री में गड़बड़ी है, ठीक है, कल करा देंगे, ठीक है। चलो इतना करके आना, जितना बताए हैं नोट्स भेज दिए हैं उसको ढंग से पढ़ के आना, जो एक्स्ट्रा एडिशन करना है वो भी बता दिए क्या करना है, ठीक है, ये करना है एक्स्ट्रा एडिशन। ये गुलाबी वाला डब्बा, बाकी मिलेंगे कल, चलो ठीक।